चलिए स्टूडेंट्स, तो हम लोग लाइव आ चुके हैं। मिशन 50 के करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। आज कुछ जलता हुआ, पिघलता हुआ, बेहतरीन करंट के साथ आया हूं। बस गर्मजोशी के साथ आप लोग जुड़ जाइए सेशन के साथ, और कम से कम 10 लोगों को एक लड़का शेयर करेगा। जितने भी आपके ग्रुप्स हैं, जितने भी टेलीग्राम चैनल हैं आपके, सब में सेशन को शेयर कर देना है। तो लगातार सेशन को शेयर कर दीजिए। सबको गुड इवनिंग, सबको शुभकामनाएं। सबको शुभकामनाएं, सबको आशीर्वाद, सबको गुड इवनिंग। शुभकामनाएं भाई। आशीष सोनी जी, मोहम्मद रजा, काजल कुमारी, श्वेता कुमारी, संजना कुमारी, आशीष सोनी, अर्चना यादव, विकास कुमार, सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा आशीर्वाद। तो आज कुछ बेहतरीन करंट के साथ हम उपस्थित हुए हैं। सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। अमन जी, राधा कुमारी, सुनीता शाह, क्रेजी सिबलिंग्स, सभी को शुभकामना। अनुप्रिया, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। बिल्कुल पैरामाउंट से हैं सर, बिल्कुल बिल्कुल, सबको शुभकामना, सबको आशीर्वाद, सबको आशीर्वाद, सबको शुभकामनाएं। तो लगातार हम लोग 50 क्वेश्चन का सीरीज लेकर हर दिन आ रहे हैं और यह सिलसिला जारी रहेगा। 17 अप्रैल 20 अप्रैल तक इस करंट सीरीज को मैं करूंगा। 30 अप्रैल को जो होगा वो क्रांति होगी, क्रांति होगी। लेकिन इसके लिए आपको जुड़े रहना पड़ेगा, लगातार सेशन के साथ जुड़ा रहना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे में दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जाइए, टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए। मिशन 50 आईएएस, मिशन आईएएस और रंजीत कुमार सिंह सर जो आईएएस है उनका भी चैनल है। ये तीनों चैनल से आप लोग जुड़ जाइए। ये पूरा का पूरा पीडीएफ वहां दे देते हैं। तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइए और सेशन को लाइक कर दीजिए और सेशन को अधिकतम लोगों तक शेयर कर दीजिए। तो चलिए हम लोग आज का पहला करंट देखते हैं। सामने में आपको फोटो दिख रहा होगा नरेंद्र सिंह तोमर का। सामने में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं। जब से कृषि बिल आया है तब से नरेंद्र सिंह तोमर चर्चा में है। कृषि बिल 3 जो एग्रीकल्चर बिल आया है तब से नरेंद्र सिंह तोमर चर्चा में है। अभी क्यों चर्चा में देखा जाए, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं। एक तो करंट ये भी हो गया। राज्यसभा में पूरक प्रश्न के जवाब देते हुए कहा कि 5 राज्यों में आम चुनाव के बाद, आप जानते हैं भाई आम चुनाव चल रहा है, 5 राज्यों में आम चुनाव की चर्चा जोरों पर है। तो ये 5 राज्यों में जो आम चुनाव हो रहा है उसके बाद फसल के विविधीकरण के लिए, प्राकृतिक खेती के लिए और न्यूनतम समर्थन मूल्य अर्थात एमएसपी को प्रभावी बनाने के लिए एक समिति बनाने की घोषणा की है। अभी नरेंद्र सिंह तोमर ने 2-3 दिन पहले की बात है, उन्होंने लोकसभा में पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए, कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चंस का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा है कि 5 राज्यों का आम चुनाव हो जाएगा। तो हम एक कमेटी बनाएंगे। किसके ऊपर बनाएंगे? तो बनाएंगे फसल के विविधीकरण, यानी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, नेचुरल फार्मिंग और एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक कैसा हो, इसके लिए समिति बनाएंगे। इन्होंने कहा कि समिति तो पहले बन जाती, लेकिन चुनाव आयोग से मैंने परमिशन लिया। तो उन्होंने कहा कि भाई चुनाव कंप्लीट हो जाने दीजिए, तभी आप कोई समिति बना सकते हैं। तो चुनाव आयोग के आदेश था कि चुनाव के बाद समिति बनाइए, इसलिए हम चुनाव के बाद इस समिति को बनाएंगे। बना तो पहले देते, लेकिन चुनाव आयोग का आदेश था कि अब समिति बाद में बनाइए। खूब चर्चा में था जब 3 किसान बिल आया तो एमएसपी काफी चर्चा में था। किसानों का मांग था कि एमएसपी की गारंटी दिया जाए। जैसे रोजगार की गारंटी मिला है, भोजन की गारंटी मिली है, वैसे ही मांग था किसानों का कि एमएसपी का भी कानूनी गारंटी हो, ये मनमाना ना हो, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस की भी गारंटी हो। प्रत्येक फसल की सरकार की तरफ से एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय की जाती है। कृषि लागत मूल्य आयोग एक है आयोग जिसका नाम है कृषि लागत मूल्य आयोग, उसके द्वारा एमएसपी तय किया जाता है कि कितना होगा एमएसपी किस फसल के लिए। ये एमएसपी इसलिए जारी की जाती है, सरकार जारी करती है ताकि बाजार में कम से कम उतना कीमत उसको मिल जाए। अगर उससे कम कीमत मिल रहा है तो अपने अनाज को आप पैक्स में यानी सरकार के यहाँ उसे बेच सकते हैं। तो एमएसपी कीमत की गारंटी देता है। किसान जो फसल उगा रहे हैं उनका
कि क्या कीमत होगा, कितना कीमत होगा, ताकि वो जो उपज के दौरान खर्च किए हैं वो खर्च उनको निकल जाए, घाटे में किसान न जाए। इसके लिए किसानों को उचित कीमत दिलाने के लिए एमएसपी की बात की गई है। तो सरकार इन सभी चीजों पर एक कमेटी बनाएगी। साथ में तोमर जी ने कहा कि महिलाओं का कृषि में योगदान बढ़ाने के लिए महिला किसान उत्पादक संघ, सरकार ने घोषणा किया है कि महिलाएं कृषि में ज्यादा योगदान दें। इसके लिए महिला किसान उत्पादक संघ बनाने का भी सरकार ने क्या लिया है, फैसला लिया है, ताकि महिलाएं कृषि में ठीक है ज्यादा योगदान कर सके। तो ये है इस बार की घोषणा सरकार की कि भाई एमएसपी को, नेचुरल फार्मिंग को और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए हम एक कमेटी बनाएंगे। साथ में महिलाओं के लिए किसान उत्पादक संघ बनाया जाएगा, ताकि महिलाएं भी ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट कर सके एग्रीकल्चर फील्ड में। अगले करंट पर बढ़ते हैं। अगला करंट हरियाणा राज्य से है। हरियाणा सरकार चाहती है कि निजी क्षेत्र में भी जो आरक्षण की व्यवस्था है, जो रिजर्वेशन का कैटेगरी है, उसमें भी आरक्षण लागू हो। अभी हाल में पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि हरियाणा सरकार ने अपने राज्य के युवाओं के लिए वहां के सरकारी नौकरी में 75% आरक्षण दे दिया है। मतलब हरियाणा गवर्नमेंट में जो भी वैकेंसी आएगी उसका 75% जो होगा वो सिर्फ हरियाणा के लड़कों का सिलेक्शन होगा। यानी कि 75% मतलब 100 अगर सीट है, मान लो 100 सीट है, तो उसका 75 सीट जो भरेगा वो केवल हरियाणा वालों के लिए। मात्र 25 सीट होगा, उसमें पूरे भारत के लोग फॉर्म भर के अप्लाई करके नौकरी ले सकते हैं। माने हरियाणा के लोगों के लिए, यानी हरियाणा के सीट केवल हरियाणवी के लिए। इस फॉर्मूला पर 75% आरक्षण दिया है हरियाणा राज्य ने। तो हरियाणा राज्य सरकार ने ऐसा कहा था निजी क्षेत्र के लोगों से, प्राइवेट सेक्टर के लोगों से, यदि आप हरियाणा में अपनी कंपनी चला रहे हैं, हरियाणा में यदि कंपनी चला रहे हैं, तो आपको उस कंपनी में हरियाणा के लड़कों को ही क्या करना पड़ेगा, रोजगार देना पड़ेगा। ये मैटर चला गया हाई कोर्ट में। हरियाणा का जो चंडीगढ़ हाई कोर्ट है, ये मैटर वहां चला गया। चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने इस चीज को खारिज कर दिया। कहा कि अब गवर्नमेंट में है, आप सरकार में है, आप जिसको आरक्षण देना है दे दीजिए, लेकिन निजी क्षेत्र में, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण सही नहीं है। चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया। लेकिन अब सरकार ने कहां जाने का फैसला किया, सुप्रीम कोर्ट। प्राइवेट सेक्टर के लोग घबरा गए कि सारे के सारे लोग हरियाणा से होंगे, 75% लोग हरियाणा से होंगे, ये कैसे संभव है, हमें जहां से क्वालिटी मिलेगा उसको हम अपॉइंट करेंगे। तो हाई कोर्ट ने कहा कि ये नहीं चलेगा कि आप 75% आरक्षण सरकार के लेवल पर दे रहे हैं और निजी क्षेत्र में भी देंगे, तो ये सही नहीं है। निजी क्षेत्र को अपना फैसला लेने दीजिए आप। तो निजी क्षेत्र के लोगों ने क्या किया, केस कर दिया। हाई कोर्ट में फैसला हुआ कि भाई निजी क्षेत्र में ये आरक्षण लागू नहीं होगा। तब सुप्रीम कोर्ट जाने का विचार कर लिया। तो यही है भाई करंट, ये भी 2-3 दिन पहले का ही करंट है कि भाई 75% आरक्षण तो दे दिया गवर्नमेंट सेक्टर में, और वो मामला हाई कोर्ट में था। हाई कोर्ट के द्वारा जब खारिज कर दिया गया मामला, तब हरियाणा सरकार कहां जाने का फैसला किया है, सुप्रीम कोर्ट। तो ये 75% आरक्षण को लेकर हरियाणा सरकार 75% आरक्षण को लेकर कि निजी क्षेत्र में भी आरक्षण मिल जाए वहां के युवाओं को, हरियाणा के लोगों का, ये लेकिन सही भी नहीं है। भाई भारत एक संघीय देश है, वहां किसी को भी कहीं घूमने का अधिकार है, किसी को भी कहीं रोजगार करने का अधिकार है। केवल स्टेट के लोगों के लिए रिजर्व कर देंगे आप, ये तो सही चीज है भी नहीं। और कम से कम गवर्नमेंट में कर दिया, तब निजी क्षेत्र में तो ना करो। तो ये दूसरा करंट है आज का। ये सामने मनोहर लाल खट्टर हैं, जो हरियाणा के अभी क्या है भाई, हरियाणा राज्य के सीएम है मनोहर लाल खट्टर, नोट कर लीजिएगा। आगे आते हैं। अगला करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आज के सेशन का मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान से देखिएगा, ध्यान सुनिएगा और सेशन को लगातार शेयर कर दीजिए। सेशन को कम से कम जितने भी लोग जुड़े हैं, एक एक आदमी 10 लोगों तक सेशन को शेयर करेगा। सारे ग्रुप्स, सारे टेलीग्राम चैनल्स, फेसबुक पर जो भी आपके पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, हर जगह सेशन को शेयर कर दीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह सेशन पहुंच सके। और सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक कर दीजिए। चलिए, तो गणतंत्र दिवस की झांकी, सामने जो मैंने चित्र दिया है, ये गणतंत्र दिवस की झांकी का चित्र है, जिसको आप बड़ा करके देख सकते हैं। ये गणतंत्र दिवस की झांकी है उत्तर प्रदेश का। सामने देखिए, उत्तर प्रदेश लिखा हुआ है। उत्तर प्रदेश की झांकी है गणतंत्र दिवस की, आप देख सकते हैं। इस झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है। आप भी जानते हैं कि इस बार के गणतंत्र दिवस में कुल 12 राज्यों की झांकी शामिल की गई है। टोटल
12 राज्य की झांकी शामिल की गई है। उन राज्यों में जो प्रथम झांकी का पुरस्कार मिला, किसको मिला है? ये मिला उत्तर प्रदेश की झांकी को, जिसमें क्या मिला भैया? काशी विश्वनाथ। उसमें क्या था झांकी में? उसके अंदर झांकी में क्या था, यहां देख लीजिए। 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस परेड में 12 राज्यों की झांकी। सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है कि इस बार झांकी में कितने राज्यों को शामिल किया गया है? 12 राज्य शामिल किया गया था। इसमें उत्तर प्रदेश की झांकी को क्या मिला है भाई? पहला स्थान। जो चयन समिति था झांकी को चुनने वाला कि सबसे बेहतर झांकी कहां का रहा, तो किसका रहा भाई? 12 राज्यों की झांकी में पहला स्थान किसको मिला? उत्तर प्रदेश का। इसमें क्या दिखाया गया था? एक जिला एक उत्पाद। उत्तर प्रदेश में एक योजना चलाई गई है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक योजना चलाई गई है जिसका नाम है एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ मंदिर। पूछा जाए कि इस बार कितने राज्यों की झांकी शामिल की गई, तो 12 राज्यों की। टॉप कौन किया? उत्तर प्रदेश की झांकी। और उसमें क्या दिखाया गया था? तो एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ। यानी उत्तर प्रदेश की इस बार की झांकी में क्या शामिल था? एक जिला एक उत्पाद और दूसरा काशी विश्वनाथ टेम्पल को दिखाया गया था। पिछले बार अयोध्या को दिखाया गया था। अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है उसकी झांकी थी, राम मंदिर की झांकी थी पिछले बार। इस बार की झांकी में काशी विश्वनाथ मंदिर है और एक जिला एक उत्पाद है। इस झांकी को क्या मिला है? पहला प्राइज, फर्स्ट प्राइज मिला है इस बार के गणतंत्र दिवस में। अब आइए, दूसरा स्थान किसको मिला? कर्नाटक की झांकी को। कर्नाटक की झांकी को मिला दूसरा स्थान। इसमें कर्नाटक के पारंपरिक हस्तशिल्प को दिखाया गया है, कर्नाटक के पारंपरिक हस्तशिल्प। और तीसरा स्थान मिला मेघालय की झांकी को। और इसमें मेघालय की महिलाओं के नेतृत्व में गठित सहकारी समिति और स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप को दिखाया गया है। यानी कि अगर पूछा जाए झांकी में पहला प्राइज किसको मिला, तो उत्तर प्रदेश को मिला, यूपी को मिला, उत्तर प्रदेश। और दूसरा प्राइज किसको मिला? कर्नाटक को। और तीसरा प्राइज किसको मिला? मेघालय को। क्लियर है? तो झांकी में फर्स्ट प्राइज उत्तर प्रदेश को मिला, सेकंड प्राइज कर्नाटक को और थर्ड प्राइज किसको मिला? मेघालय को। और उसमें क्या झांकी में शामिल था ये भी मैंने बताया। इसके अलावा और भी बात इसके अंदर है। इसके अलावा अगर बात करें, थोड़ा सा इसमें और देख लें हम क्या है इसके अंदर बात। अगर बात करें इसके अंदर हम लोग, एक सेकेंड, इसके अंदर अगर बात करते हैं और, तो लोकप्रिय झांकी के मामले में, लोकप्रिय झांकी के मामले में सामने में देखिए, लोकप्रिय झांकी एक अलग कैटेगरी था। टोटल में टॉप कौन किया? उत्तर प्रदेश। सेकंड किसका आया? कर्नाटक। और थर्ड किसका आया? मेघालय का। देखो मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि आपको यहीं पर याद हो जाए, घर पे ज्यादा रिवीजन नहीं करना पड़े। फिर भी टेलीग्राम चैनल पर आपको सारा ये मैटर शेयर कर दिया जाएगा ताकि उसको प्रिंट आउट निकलवा के बार बार रिवाइज करके इतना प्रैक्टिस हो जाए आप, ताकि 30 अप्रैल को जो पेपर हो उसमें आपको करंट अफेयर बिल्कुल तंग न करे। ये मेरी पूरी कोशिश है। तो लगातार सेशन को शेयर कर दीजिए और लोगों को जोड़ लीजिए। तो लोकप्रिय झांकी के मामले में महाराष्ट्र की झांकी को पहला स्थान मिला है। इसमें जैव विविधता को दिखाया गया था। इसमें जैव विविधता को दिखाया गया। लोकप्रिय झांकी में पूछा जाए, लोकप्रिय यानी पॉपुलर कैटेगरी, लोकप्रिय झांकी का मतलब पॉपुलर कैटेगरी में किसको मिला है पहला प्राइज? महाराष्ट्र की झांकी को। महाराष्ट्र की झांकी को पहला प्राइज मिला है पॉपुलर कैटेगरी के अंदर। क्लियर है? उसमें क्या दिखाया गया? जैव विविधता को दिखाया गया है। तो ये हुआ टोटल राज्यों की बात किया मैंने। अब बात करते हैं मंत्रालय और विभागों की। अब बात करते हैं मंत्रालय या विभागों की बात करते हैं। अगर मंत्रालय और विभाग की बात करिएगा तो मंत्रालय और विभाग में इस बार 9 मंत्रालय को शामिल किया गया था। इस बार कितने मंत्रालय को शामिल किया गया है? 9 मंत्रालय। टोटल इस बार 9 मंत्रालय को शामिल किया गया है, सामने मैंने दिया है। इस बार मंत्रालय और विभाग में जो अवार्ड मिला, यह अवार्ड शिक्षा मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय, इन दोनों को कंबाइंड रूप से दिया गया पहला प्राइज। मंत्रालय में जो 9 मंत्रालय, 9 अलग अलग मंत्रालय की झांकी। पूछा जाए कितने राज्यों को झांकी में शामिल किया गया? 12 राज्यों को। मंत्रालय को कितना शामिल किया गया? 9 मंत्रालय को। वो 9 मंत्रालय में जो टॉप किया है, टॉप यानी फर्स्ट प्राइज जो मिला है, वो शिक्षा मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री एंड एजुकेशन मिनिस्ट्री, इन दोनों को कंबाइंड रूप से पहला स्थान मिला है। किसी एक मंत्रालय को पहला नहीं मिला। शिक्षा मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय को क्या प्राइज मिला है भाई? फर्स्ट प्राइज मिला है।
संयुक्त रूप से दिया गया है। इसमें शिक्षा मंत्रालय की झांकी का थीम क्या था भाई? राष्ट्रीय शिक्षा नीति। और नागरिक उड्डयन मंत्रालय की झांकी का जो थीम था भाई, वो था उड़े देश का आम नागरिक। उड़े देश का आम नागरिक। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आया था, 2020 में आया था। तो इस बार पूछा जाए कि मंत्रालय की झांकी में पहला प्राइज किसे मिला, इसको भी याद कर लो। शिक्षा मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय को कंबाइंड रूप से, इसमें शिक्षा मंत्रालय की झांकी की जो थीम थी वो क्या था? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। और नागरिक उड्डयन मंत्रालय का जो थीम था वो क्या था? उड़े देश का आम नागरिक। आपने सुना होगा कि आज से करीब 4 साल पहले मोदी जी ने एक योजना शुरू की थी, उसका नाम था उड़ान योजना। सुना है आपने? उसमें कहा गया था कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज पर बैठेगा। सुना होगा आपने? तो मोदी जी का सपना है कि आम आदमी भी हवाई जहाज में बैठे। उसके लिए उन्होंने चलाया था उड़ान योजना। और उड़ान योजना का भी क्या था स्लोगन? उड़े देश का आम नागरिक। जो लिख लीजिए, नरेंद्र मोदी के उड़ान योजना की भी थीम क्या है? उड़े देश का आम नागरिक। और इस बार जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय झांकी में शामिल हुआ, उसका भी थीम क्या था? उड़े देश का आम नागरिक। यानी पूछा जाएगा कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय जो इस बार के 26 जनवरी में शामिल हुआ झांकी में, उसका थीम क्या था? उड़े देश का आम नागरिक। और मोदी जी को उड़ान योजना की भी झांकी क्या है? उड़े देश का आम नागरिक। तो भैया ये दोनों को मिला है मंत्रालय में फर्स्ट प्राइज। इसके अलावा विशेष पुरस्कार श्रेणी में स्पेशल कैटेगरी में किसको मिला है? स्पेशल कैटेगरी में मिला है भाई शहरी मामलों के मंत्रालय की झांकी को पहला पुरस्कार मिला है। विशेष कैटेगरी में किसको मिला है? अगर विभागों की विशेष कैटेगरी बनाई गई, उसमें मिला है शहरी मामलों के मंत्रालय को पहला पुरस्कार। तीनों सेनाओं की मार्चिंग टुकड़ी की बात करें, तीनों सेनाएं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इनकी मार्चिंग टुकड़ी की बात करें तो नौसेना की जो टुकड़ी है उसे मिला है पहला प्राइज। इसके अलावा अर्धसैनिक बल की बात करें, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, इनकी बात करें तो इनकी झांकी में फर्स्ट प्राइज मिला है सीआरपीएफ को। किसको मिला है भाई? सीआरपीएफ को मिला है, यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, यानी कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को मिला है फर्स्ट प्राइज। यानी रिवीजन अगर करें 1 सेकंड में हम, तो क्या कह सकते हैं कि राज्यों में 12 राज्यों की झांकी शामिल की गई। उसमें टॉप किया उत्तर प्रदेश, सेकंड रैंक आया कर्नाटक, थर्ड आया मेघालय। मंत्रालय की बात करें तो शिक्षा मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय को कंबाइंड रूप से पहला प्राइज मिला। इसमें शिक्षा मंत्रालय की थीम थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति और नागरिक उड्डयन मंत्रालय की थीम थी उड़े देश का आम नागरिक। इसके अलावा महाराष्ट्र को पॉपुलर कैटेगरी में क्या मिला है? पहला प्राइज मिला है, जिसकी झांकी में क्या शामिल था? बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता। अगर सेना की मार्चिंग टुकड़ी की बात करें, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की टुकड़ी की बात करें तो नौसेना को मिला है, नेवी की टुकड़ी को मिला है पहला प्राइज। इसके अलावा अर्धसैनिक बलों की बात करें तो अर्धसैनिक बल में फर्स्ट प्राइज किसको मिला है? सीआरपीएफ को। मुझे लगता है कि आपको याद हो गया होगा। ये कंप्लीट हमारी कोशिश थी कि जिस बार झांकी का जो सिस्टम था पूरा, उसमें किसको मिला, कौन सा प्राइज, ये पूरी बात इसमें हम शामिल करने की कोशिश किए। क्वेश्चन आ सकता है कि इस बार कितने राज्यों की झांकी शामिल की गई? 12 राज्य। कितने मंत्रालय की झांकी शामिल की गई? तो 9 मंत्रालय। एकदम से याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अगले करंट पे हम लोग आते हैं। आईएमएफ के प्रमुख हैं क्रिस्टीना जॉर्जिवा। ये भी एक करंट आपके लिए है। आईएमएफ की चीफ कौन है? क्रिस्टीना जॉर्जिवा। इन्होंने भारत के बजट की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि भारत का बजट बिल्कुल बेहतर है। इस बार के बजट को काफी लोग शिकायत कर रहे हैं कि मोदी जी का इस बार का बजट ठीक नहीं है, लेकिन आईएमएफ की प्रमुख जो है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो चीफ हैं क्रिस्टीना जॉर्जिवा, उन्होंने कहा कि भारत का बजट बेहतर है। इन्होंने कहा कि यह बजट भारत के विकास दर को क्या देगा? रफ्तार देगा। यानी अभी हाल ही में इनका स्टेटमेंट आया है कि भाई भारत के विकास दर को रफ्तार देने वाला बजट है। ऐसा बजट जो भारत को आत्मनिर्भर बनाएगा, रोजगार के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने वाला बजट है। और यह बजट क्या करेगा? जो भारत का जीडीपी रेट है, नेशनल इनकम का जो रेट है, उसको क्या करेगा? रफ्तार प्रदान करेगा। क्लियर है? अभी आईएमएफ के चीफ कौन है? क्रिस्टीना जॉर्जिवा। आईएमएफ की बात अगर करते हैं, अगर आईएमएफ की बात अगर हम लोग करते हैं, अगर बात करते हैं हम लोग आईएमएफ की, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड।
आईएमएफ की बात करोगे तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। वाशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी है और ये पोटामैक नदी के किनारे है। आईएमएफ का काम है पूरे दुनिया के लिए बैलेंस ऑफ पेमेंट पे काम करना। आईएमएफ का कार्य क्या है? पूरे विश्व के लिए बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए काम करना। पूरे दुनिया में जो फॉरेक्स रिजर्व है, फॉरेन करेंसी रिजर्व है, उसके बैलेंस, उसको कैसे बैलेंस किया जाए, ट्रेड बैलेंस कैसे किया जाए, ये पूरा का पूरा काम आईएमएफ का है। आईएमएफ की जो करेंसी है उसको हम लोग एसडीआर कहते हैं, स्पेशल ड्रॉइंग राइट, विशेष आहरण अधिकार। आईएमएफ की करेंसी का नाम क्या है? एसडीआर, स्पेशल ड्रॉइंग राइट, नोट कर लेना। और इसको हिंदी में बोलते हैं विशेष आहरण अधिकार। ये आईएमएफ की करेंसी का नाम है। और आईएमएफ में कुल 190 देश हैं। आईएमएफ में कुल कितने देश हैं? 190 देश। और वो क्या करता है आईएमएफ? पूरे दुनिया के बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी भुगतान संतुलन पर ध्यान रखता है, नजर रखता है। अगर किसी देश के भुगतान संतुलन में दिक्कत हुआ, यदि किसी देश के फॉरेक्स रिजर्व में प्रॉब्लम आई, तो उसको कंप्लीट करने का काम कौन करता है? आईएमएफ करता है। यानी आईएमएफ जो होता है एक तरह से भारत में आरबीआई का जो काम है, भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो काम है, वही काम पूरे दुनिया के लिए कौन करती है? आईएमएफ। इसीलिए आईएमएफ में भारत का प्रतिनिधि के रूप में कौन होता है? आरबीआई का गवर्नर। जो भी व्यक्ति आरबीआई का गवर्नर होगा वो व्यक्ति आईएमएफ में भारत का प्रतिनिधि होगा, रिप्रेजेंटेटिव होगा। समझ में आ रहा है बात? पूछा जाए कि आईएमएफ में भारत का रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है, तो रिजर्व बैंक का गवर्नर। यानी भारत में रिजर्व बैंक, हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है, हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, उसका ध्यान कौन रखता है? आरबीआई। पूरे दुनिया के बैलेंस ऑफ पेमेंट का ध्यान कौन रखता है? आईएमएफ। और आईएमएफ के चीफ कौन है? क्रिस्टीना जॉर्जिवा, जिन्होंने भारत के बजट की काफी तारीफ की है। नोट कर दीजिए कि यह बजट आगे भारत के जीडीपी को रफ्तार देगा। नेक्स्ट आइए अगले करंट की ओर। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, बहुत इंपॉर्टेंट करंट है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ध्यान से देखिए, मजा आ जाएगा आपको। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के सचिव हैं अनुराग जैन। सबसे पहली बात तो ये हो गया कि उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, इसके सचिव कौन है भाई? अनुराग जैन है। उन्होंने घोषणा किया है, क्या घोषणा की है भाई? कि चेन्नई, नागपुर, बेंगलुरु और इंदौर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब बनाया जाएगा, जिसे पीएम गति शक्ति द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। इसका उद्देश्य है माल ढुलाई में लगने वाले समय और खर्चे को बचाना। समझिए बात को। अभी सरकार ने घोषणा की है, खासकर उद्योग संवर्धन विभाग, आंतरिक व्यापार विभाग के सचिव हैं, सेक्रेटरी हैं अनुराग जैन। उन्होंने कहा है कि चेन्नई में, नागपुर में, बेंगलुरु में, इंदौर में क्या बनेगा? मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब। लॉजिस्टिक का मतलब क्या होता है जानते हो? कई जगह लिखा था लॉजिस्टिक, इसका मतलब क्या? लॉजिस्टिक का मतलब परिवहन। जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी भी वस्तु को ले जाते हैं तो उस ले जाने की जो प्रक्रिया है उसी को लॉजिस्टिक कहा जाता है। तो इस सरकार ऐसा क्यों करेगी? सुन लो, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब बना के सरकार ऐसा क्यों करेगी भाई? बता देता हूं आपको। क्योंकि देखिए होता क्या है कि मान लो ये रेलवे ट्रैक है, ये रेलवे स्टेशन है और यहां पर एक स्टैंड है जहां ट्रक खड़ी होती है। क्या खड़ी होती है? ट्रक। ये रेलवे स्टेशन है। अगर मान लीजिए रेल के माध्यम से कोई माल हमने भेजा नागपुर, कहां भेजा? नागपुर भेजा। थोड़ा समझिएगा, चूंकि देखो करंट पढ़ लेना, अब बाद में उसको मेंस में यूज कर लेना, ये दोनों एक कला है। ये करंट कोई अलग नहीं है कि मेंस में आप इसको अलग से यूज करेंगे। मेंस में जब एक क्वेश्चन पूछेगा तो इन चीजों को आप बीच में ऐड करके अपने मार्क्स को इंक्रीज करा सकते हैं। जो फैक्ट होता है ना, मेन फैक्ट, एग्जाम्पल के तौर पर अगर वहां पुट करते हैं आप, करंट एग्जाम्पल पुट करते हैं, एकदम जलता हुआ पिघलता हुआ एग्जाम्पल पुट करते हैं आप, तो समझिए कि आपका अंक बाकी से बेहतर हो जाता है। आप पूछते हैं सर कैसे मेंस में मार्क्स उठाया जाए, तो उठेगा तब जब दिमाग में आप लेटेस्ट एग्जाम्पल पुट करेंगे उसके अंदर। तो सुनो मेरे भाई, ये समझना जरूरी है पहले। तो मान लो नागपुर रेलवे स्टेशन पर हम कुछ माल भेजे। अब ये माल जहां जाना है, किसी उपभोगकर्ता यानी किसी कंज्यूमर के पास से माल जाएगा, तो कंज्यूमर के पास माल कैसे जाएगा या बाजार तक माल कैसे पहुंचेगा? स्टेशन से पहले, इधर देख लीजिए आप लोग, स्टेशन से पहले हम इसको कहां ले जाएंगे? ट्रक का जो स्टैंड है, ट्रक स्टैंड जो है वहां ले जाएंगे। स्टेशन से माल को उतार के कहां ले जाएंगे?
ट्रक के स्टैंड तक, तो उसके लिए हमको बस चाहिए बीच में, या कोई ऐसा वाहन चाहिए जिसको यहां से लोड करके कहां तक ले जाए, ट्रक तक ले जाए, और ट्रक क्या करेगा, फिर उसको मार्केट तक ले जाएगा। तो क्या होगा, यहां उतरा तो यहां से यहां आने में टाइम लगा, अरे यहां से आने में टाइम लगा, और जो लेके आए वो पैसा भी लिया, तो खर्चा भी बढ़ा, टाइम भी लगा। तब सरकार का क्या इरादा है कि ट्रक स्टैंड बगल में ही बना देंगे जो स्टेशन से कनेक्टेड होगा, बगल में ही कार स्टैंड बना देंगे, बगल में ही बस स्टैंड बना देंगे, सीधे माल उतरेगा और लोड होगा, माल उतरेगा लोड होगा। इसी को बोलते हैं मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक अप्रोच। समझ में आ रहा है बात क्या बोल रहा हूं? मतलब कि ये जो बीच का जो गैप था, यानी स्टेशन से उतार के ट्रक स्टैंड तक ले जाने में हमको एक्स्ट्रा टाइम लगता था, एक्स्ट्रा खर्च लगता था, वो खर्च क्या होगा, ऐसा कर देते हैं कि ट्रक स्टैंड स्टेशन के बगल में बना देते हैं। जो ट्रक ले जाने वाली है उस ट्रक को हम सीधे प्लेटफॉर्म तक पहुंचा देंगे। क्या करेंगे भाई, सीधे प्लेटफॉर्म पर जहां से उतारेंगे माल को, ट्रक एकदम वहीं लगी रहेगी, सीधे उतार के ट्रक में लोड करेंगे। पहला फायदा टाइम बचा, दूसरा फायदा ट्रक तक ले जाने में जो खर्चा होता तो खर्चा बचेगा। समझ में आ रहा है बात ना? तो इसलिए जो भी ट्रेन के बाद जो भी जरूरत के सामान है वो प्लेटफॉर्म पर ही उपलब्ध हो जाएगा। इससे क्या होगा, हमारा टाइम और पैसा दोनों का बचत होगा। इसी को बोलते हैं मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब। अभी शुरुआत हो रहा है कहां से, चेन्नई, नागपुर, बेंगलुरु और इंदौर। इन 5 कितने हो गए, 4, इन 4 शहरों में सरकार का इरादा है कि शुरुआत करते हैं यहां से। समझ में आ रहा है बात? तो आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिए कैसा लग रहा है सेशन, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो कमेंट कर दें कि हाँ सर बेहतर लग रहा है, सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दें, सेशन को लाइक कर दें, बगल में लाइक बटन होगा, और कम से कम 10-20 लोगों को शेयर करें, लगातार सेशन के साथ बने रहें इस तरह के बेहतरीन करंट के लिए। तो चेन्नई, नागपुर, बेंगलुरु, इंदौर में क्या बनेगा, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब। तो अगर आज के बाद मैगजीन में कहीं मिले लॉजिस्टिक लिखा हुआ तो समझ में आ गया बात क्या है, वो क्या बोल रहा है, एक सामान को दूसरे स्थान तक ले जाने की जो प्रक्रिया है उसी को लॉजिस्टिक अप्रोच कहते हैं। क्लियर है? आगे आते हैं हम लोग नेक्स्ट करंट की ओर देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बिहार स्पेशल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बिहार स्पेशल करंट। आप कहते हैं ना कि सर थोड़ा बिहार स्पेशल करंट भी शामिल कर लिया कीजिए। अभी 3 दिन 4 दिन पहले का न्यूज है, लिली रे, लिली रे एक महिला है, इनका निधन हो गया है। ये मैथिली लेखक हैं, मैथिली साहित्यकार या हिंदी साहित्यकार लिली रे का निधन हो गया है। हाल ही में इनका डेथ हो गया है। लिली रे प्रख्यात लेखिका तथा मैथिली भाषा को पहचान दिलाने वाली साहित्यकार, मैथिली भाषा को वर्ल्ड लेवल पे एक आइडेंटिटी दिलाने वाली एक साहित्यकार जिनका नाम था लिली रे। पहले इनका निधन हो गया है। पहले लिली रे कल्पना सरन के नाम से लिखती थी। इनका बचपन का नाम क्या था, कल्पना सरन। लिली रे जो है इनके बचपन का नाम था कल्पना सरन। ये लिली रे है, देखिए ध्यान से, इनका डेथ हो गया हाल ही में। इनका बचपन का नाम था कल्पना सरन, कल्पना सरन के नाम से लिखती थी, लेकिन बाद में इन्होंने अपना नाम क्या कर लिया, लिली रे। इनका हाल ही में निधन हो गया। इन्हें 1982 में, बहुत इंपॉर्टेंट है नोट कर लीजिए, इन्हें 1982 में मरीचिका इनका उपन्यास है, इनका नोबेल का नाम है मरीचिका, इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। 2004 में प्रबोध साहित्य सम्मान दिया गया। इनका जन्म बिहार के मधुबनी जिले में हुआ और इनके निधन पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शोक व्यक्त किया है। तो भाई पूछा जाए कि हाल ही में बिहार के किस साहित्यकार का निधन हुआ, हाल ही में बिहार के किस साहित्यकार का निधन हुआ, तो आंसर होगा लिली रे। इनका बचपन का नाम क्या था, कल्पना सहर। इनका उपन्यास मरीचिका के लिए इन्हें 1982 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया। इतना ही नहीं, इनको 2004 में प्रबोध साहित्य सम्मान दिया गया। यह मधुबनी जिले की रहने वाली हैं और इनके निधन पर बिहार के मुख्यमंत्री ने शोक व्यक्त किया है। यह आपके लिए एक महत्वपूर्ण करंट हो सकता है। अभी हाल ही में बिहार के किस साहित्यकार का निधन हुआ, तो लिली रे। बचपन का नाम कल्पना सरन। कल्पना सरन बेहतरीन करंट है, ध्यान रखिए इसको। आगे आते हैं हम लोग। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का चित्र है। अरुणाचल प्रदेश के सीएम है, कौन है, पेमा खांडू। पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश के कौन है, सीएम है, मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने अभी हाल ही में 1000 फीट की ऊंचाई पर
स्थित एक बुद्ध पार्क है। अरुणाचल प्रदेश में तवांग के पास एक बुद्ध पार्क है जिसकी ऊंचाई सी लेवल से कितना है, 1000 फीट। वहां 104 फीट ऊंची तिरंगा को इन्होंने फहराया है। अगर तिरंगे की ऊंचाई केवल लेंगे तब तो ये पूरे भारत का सबसे ऊंचा तिरंगा नहीं है, वो लेह में लगा हुआ है। लेकिन अगर आप बात करेंगे कि टोटल सी लेवल से बात करेंगे तो देश का सबसे ऊंचा तिरंगा कौन हो गया, यही जो पेमा खांडू ने अभी बुद्ध पार्क में फहराया है। तो क्वेश्चन आ जाए कि सी लेवल की तुलना में सबसे ऊंचे, भारत की सबसे ऊंचाई पर फहराया जाने वाला झंडा अभी हाल ही में किस राज्य में फहराया गया है, तो अरुणाचल प्रदेश में। किसने फहराया है, तो वहां के मुख्यमंत्री पेमा खांडू। बॉर्डरी चीन और भारत के सीमा पर जो बुद्ध पार्क है जिसकी ऊंचाई 1000 फीट है, वहां 104 फीट ऊंचा तिरंगा फहराया गया है अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के द्वारा। तो अरुणाचल प्रदेश के सीएम वर्तमान में कौन है, पेमा खांडू है, नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, अगले करंट की ओर आते हैं। अगला करंट, अभी ये देखिए चित्र जो मैंने दिया है, ये चित्र है श्रीलंका के विदेश मंत्री का। श्रीलंका के विदेश मंत्री यानी कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं श्रीलंका के ये अभी भारत के 2 दिवसीय यात्रा पर आए हैं। अभी हाल ही में 2 दिन की यात्रा पर 6 से 8 फरवरी 6 फरवरी से 8 फरवरी 2022 के बीच ये भारत की यात्रा पर है। और श्रीलंका के बारे में आप बहुत कुछ हमसे सुन चुके हैं। बेचारे की हालत खराब है। हालत क्यों खराब है, उसकी जो फॉरेक्स रिजर्व है, फॉरेन करेंसी रिजर्व, वो खत्म हो चुका है। पूरी तरह से बैलेंस ऑफ पेमेंट गड़बड़ हो चुका है। अब बताइए किसी देश के पास डॉलर का रिजर्व खत्म हो जाए, फॉरेन करेंसी रिजर्व खत्म हो जाए तो क्या करेगा, बाहर से जो सामान खरीदना है उसको। अब श्रीलंका को यदि इंडिया से सामान मंगवाना है, श्रीलंका को पाकिस्तान से सामान मंगवाना है, श्रीलंका को सऊदी अरब से सामान लेना है, तो किस में लेगा, वो डॉलर में लेगा। और डॉलर ही खत्म हो गया, अब कहां से खरीद पाएगा। ये सब दुर्गति जो हुई है चीन के कारण हुई है। चीन ने श्रीलंका को बड़े पैमाने पर धोखा दिया। इस धोखे के कारण आज श्रीलंका कंगाल हो गया। श्रीलंका इतना कंगाल हुआ कि उसे हाथ फैलाने की जरूरत पड़ गई। पर भारत बड़ा भाई नहीं बल्कि सहयोगी के तौर पर बोला कि आप हाथ मत फैलाइए, आप बस शांत बैठे रहिए, जो भी आपकी जरूरत होगी हम पूरा करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। और भारत को ऐसा करना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि इंद्र कुमार गुजराल जब भारत के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने कहा था कि हमें दुनिया के देशों से संबंध बनाने से पहले हमें संबंध ठीक करना चाहिए अपने पड़ोसी देशों के साथ। यानी साउथ एशिया, दक्षिण एशिया के जो देश हैं उनके साथ संबंध पहले ठीक करो। दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। दक्षिण एशिया में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और भारत, ये सभी देश आते हैं सार्क में आते हैं, दक्षिण एशिया में आते हैं। तो इंद्र कुमार गुजराल ने कहा था कि अगर आपको बेहतर इंटरनेशनल रिलेशन डेवलप करना है तो सबसे पहले आपको किससे बनाना होगा रिलेशन, आपको सबसे पहले अपने पड़ोसी देशों से संबंध को ठीक करना होगा। इसी को बोलते हैं गुजराल डॉक्ट्रिन। इसी को क्या बोला जाता है, गुजराल डॉक्ट्रिन। लेकिन दिक्कत क्या हो गई थी हाल में कि चीन हमारे जितने भी आसपास के देश थे वहां लगातार अप्रोच करके उसमें घुसपैठ करता जा रहा था। बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गया, भारत के आसपास के देश में भारत का संबंध ठीक होना चाहिए, उनको भारत का फेवर करना चाहिए। वो सारे देश, इतना हम उनसे प्यार दिखाएं, इतना सहयोग दिखाएं, वो सारे देश मेरे होने चाहिए थे। लेकिन हो क्या रहा था कि आज मालदीव चीन की तरफ झुक रहा था, आज श्रीलंका चीन की तरफ जा रहा था। लेकिन आज श्रीलंका को जो धोखा मिला है ये हमारे लिए शुभ है। इसलिए शुभ है कि श्रीलंका के चरित्र का पर्दाफाश हो चुका है। और इस चरित्र में अब कोई भी देश नहीं चाहेगा कि चीन हमारे यहाँ पैसा लगाए। भारत कम ही पैसा दे चलेगा, कम से कम चीन जैसा लोग हमारे देश में ना आए। इससे हमें अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध को ठीक करने में अब अच्छा होगा। तो अभी श्रीलंका के विदेश मंत्री का भारत यात्रा हुआ है, जिनका नाम है जीएल पेरिश। इनका नाम क्या है, जीएल पेरिश। इनका भारत यात्रा हुआ। इन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर और विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला से भी मिले हैं। हर्षवर्धन श्रृंगला है भारत के विदेश सचिव। जीएल पेरिस विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की है और हर्षवर्धन श्रृंगला जो है भारत के विदेश सचिव, उनसे भी इनकी मुलाकात हुई है। अब बात 2 मुद्दे पर हुई है। पहली बात हुआ है कि भाई जो सुरक्षा है, समुद्री सुरक्षा, जो मेरीटाइम सिक्योरिटी है, उस पर बात हुई है। और दूसरा इनका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट खराब हो गया है उस मुद्दे पर भी बात हुई है। और भारत ने साफ साफ आश्वासन दिया है कि आपको जितना जरूरत होगा सब हम मदद करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए, बस आप काम कीजिए।
चलिए, तो ये इनका नाम जीएल पेरिस का विदेश भारत यात्रा हुआ है 6 से 8 फरवरी के बीच, नोट कर लेना। अगला करंट है 14 अगस्त 2021 को नैस्कॉम द्वारा आयोजित एक्सपीरियंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट। नास्कॉम एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक संगठन है जिसके द्वारा एक्सपीरियंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट किया गया है, एक सम्मेलन बुलाया गया है। उस सम्मेलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गेम चेंजर अवार्ड तेलंगाना राज्य को दिया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गेम चेंजर अवार्ड ये किसको मिला है? तेलंगाना राज्य को मिला है। किसके तरफ से? नैस्कॉम की तरफ से। नैस्कॉम की तरफ से क्या मिला है तेलंगाना राज्य को? क्या मिला है भाई? ये मिला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गेम चेंजर अवार्ड। अभी आप जानते हैं कि तेलंगाना की सरकार लगातार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है? आजकल कहा जाता है कि धरती पर सबसे बुद्धिमान प्राणी कौन है? मानव है। धरती पर सबसे बुद्धिमान कौन है? मानव है। जो यहाँ पर आविष्कार करता है, जो यहाँ पर काम करता है, वो मानव है। लेकिन अब क्या कर रहा है कि अब टेक्नोलॉजिकल तरीके से हम इंसान विकसित करेंगे और वो जो टेक्नोलॉजी होगी वो इंसानों की तरह बिहेव करेगी। जो टेक्नोलॉजी होगी वो इंसानों जैसा बिहेव करेगी, तो उस टेक्नोलॉजी को ही हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्लियर है? आगे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट, ये मोदी जी हैं। देखिए भाई, बिना मोदी जी का बात बनना नहीं है, क्योंकि देश में प्रधानमंत्री हैं, ये उनकी सुरक्षा में चूक हो गया था। नहीं, पंजाब गए तो बोले कि हम बोल दीजिए अपने मुख्यमंत्री से कि हम जिंदा आ गए वापिस। अब मारेगा कौन? जिसका कोई वैल्यू है उसको ना लोग मारता है जी, इनको कहा कोई मारेगा। आगे आते हैं। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस की थीम, इस बार के स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या थी? नोट कर, बड़ी इंपॉर्टेंट करंट है। 75वें स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या थी? नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। इस बार के स्वतंत्रता दिवस की थीम थी नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। लिख लीजिए, इस बार के स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या थी? सरकार की तरफ से स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2021, 22 में तो भी आएगा अगस्त, तो इस बार के 15 अगस्त की थीम थी। कौन सा स्वतंत्रता दिवस बनाया मैंने? सबसे बड़ी बात तो यह कि कौन सा स्वतंत्रता दिवस बनाया गया है? 75वां। गिनने मत लगिएगा वहां जाके, 47, 48, 49, 50, 51 तो हो गया काम। 75वां स्वतंत्रता दिवस सम्मेलन जो समारोह हुआ, उसका थीम था नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। नेक्स्ट आते हैं, अगले करंट को देखते हैं। भारत सरकार द्वारा पहली बार हमने कहा कि जो भी पहली बार हुआ उसको तो आपको याद कर ही लेना है। जो पहली बार हुआ, इस बार पहली बार विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया गया है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया गया है 14 अगस्त 2021। कब मनाया गया? यानी कि अब हर साल मनाया जाएगा, पहली बार नहीं। यानी 15 अगस्त को मनाएंगे स्वतंत्रता दिवस। और आप जानते हैं कि 14 अगस्त को पाकिस्तान बना था, यानी भारत का विभाजन कब हुआ? 14 अगस्त को। तो उस दिन को, उस तारीख को हम क्या मनाएंगे? विभाजन की विभीषिका। विभाजन कोई सामान्य नहीं था। भारत का विभाजन लाशों पर हुआ। चिनाव और झेलम नदी का पानी खून से रंगीन हो गया। कहते हैं कि भारत से जो गाड़ियां, भारत के अमृतसर से जो गाड़ी रावलपिंडी जाती थी, लाशों से भरकर जाता था, और उधर से रावलपिंडी से जो गाड़ी आती थी, लाशों से भरकर। हिंदू, मुसलमान, सिख एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। सोचिए क्या स्थिति थी। जिन्ना का जिन चारों तरफ फैल चुका था और एक दूसरे को मारने पर उतारू हो चुका था। भाई पाकिस्तान बन के रहेगा, कुछ भी हो जाए पाकिस्तान बन के रहेगा, ये स्थिति आ गई थी। हम उस विभाजन को रोक नहीं पाए। गांधी का कलेजा फट रहा था। जिस पूरे देश की आजादी की बात हम सोच रहे थे, वो देश 2 टुकड़ों में बंटकर आजाद हो रहा था। ये सामान्य बात नहीं थी। लोग बेघर हो गए, लाखों लोग पाकिस्तान से अपनी घर छोड़कर भारत आ गए। अब भारत से कई लोग धर्म के नाम पर पाकिस्तान चले गए। सोच लीजिए, आपको अगर कहा जाए कि अपना पटना के आप निवासी हैं, मान लो आप लखनऊ के निवासी हैं, अब परमानेंट कहा जाए कि अब जीवन में कभी आपको लखनऊ आज के बाद आना नहीं है, चलिए आप इस घर को छोड़ दीजिए। एकाएक आपसे कहा जाए और मजबूरन आपको अपना घर छोड़ना पड़े, कैसा लगता है? आप 1-2 महीने के लिए घर से बाहर जाते हैं, तब माता पिता को देखकर आपका कलेजा फटने लगता है, आपके आंख में आंसू आ जाते हैं। कोई परमानेंट आपको घर से बाहर निकाल दे, उस जमीन से बेदखल कर दे जहां आपने कभी अपने दोस्तों के साथ खेला है, कभी अपने बचपन को बिताया है, उस जमीन को छोड़ने के लिए कोई कह दे, कैसी विभीषिका होगी? तो भैया, विभाजन एक विभीषिका थी। लाखों लोगों ने जान गंवाए, लाखों लोग बेघर हुए।
स्थानांतरित हुए, माइग्रेट हुए, तब हमारा देश आजाद हुआ। तो इस 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, एक तरह से शोक दिवस है। ये कोई खुशी वाला दिवस नहीं है, ये शोक दिवस है भाई। ये कोई अच्छा दिन थोड़े ना है। हम लोग नहीं मनाते थे, पर मोदी जी बोले कि नहीं, दुख है तो दुख निकालिएगा ना बाहर। चलिए बढ़िया है, निकाल लीजिए दुख। आगे आते हैं नेक्स्ट, अगला करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि पहला है। भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक अनुसंधान केंद्र अगस्त 2021 में केरल में स्थापित किया गया है। देखो सामने में दिया गया है, ये ड्रोन फॉरेंसिक रिसर्च सेंटर का एक चित्र दिया है, ध्यान से देख लो। ड्रोन फॉरेंसिक रिसर्च सेंटर का यह चित्र है। यह भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक रिसर्च सेंटर है, ड्रोन फॉरेंसिक अनुसंधान केंद्र है। यह कहां खोला गया है? केरल में। यह भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक रिसर्च सेंटर है, जो कहां खोला गया है भाई? केरल में। सामने पिक दिखा दिया ताकि दिमाग में आपको इसकी छवि मिलता रहे कि भैया देखो, यही ड्रोन फॉरेंसिक रिसर्च सेंटर है जिसको भारत में लगाया गया है पहली बार। तो भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक अनुसंधान केंद्र केरल में खोला गया है, नोट कर लीजिएगा। आगे आते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो यहां अगस्त 2021 में हरियाणा के सुल्तानपुर भिंडवास, हरियाणा के सुल्तानपुर भिंडवास को रामसर सूची में शामिल किया गया है। ये चित्र है, हरियाणा में है। क्वेश्चन आपको डायरेक्ट आएगा कि सुल्तानपुर भिंडवास जो रामसर प्लेस है, ये नहीं पूछेगा शामिल किया गया है, ये कहां है, किस राज्य में है? तो क्या आंसर देंगे? हरियाणा राज्य में है। ये रामसर स्थल है। रामसर स्थल होता क्या है? रामसर स्थल का मतलब होता है आर्द्र भूमि। आर्द्र भूमि, नम भूमि, या उसको लोग बोलते हैं वेटलैंड्स। किसी भी स्थान को कौन सा स्थान वेटलैंड्स है और कौन सा स्थान वेटलैंड्स नहीं है, उसके लिए ईरान में एक शहर है जिसका नाम है रामसर। रामसर एक शहर का नाम है, ईरान का एक सिटी है। क्या सिटी है भाई? रामसर। यहां पर 1971 में एक मीटिंग की गई थी। 1971 में रामसर, ईरान के रामसर में वेटलैंड्स की परिभाषा तय करने के लिए, क्या होता है वेटलैंड, क्या होता है आर्द्र भूमि। रामसर भूमि को हम लोग आर्द्र भूमि भी कहते हैं, आर्द्र भूमि भी कहते हैं, इसे हम लोग नम भूमि भी कहते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं भैया वेटलैंड। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? वेटलैंड। यानी कि नम भूमि बोलो, आर्द्र भूमि बोलो या रामसर भूमि बोलो, एक ही बात है। नम भूमि, आर्द्र भूमि या रामसर भूमि, तीनों एक ही चीज है, ध्यान रखना। रामसर में चूंकि मीटिंग हुआ था, किसको बोले रामसर लैंड, किसको बोले आर्द्र भूमि, किसको बोले नम भूमि, किसको बोले वेटलैंड्स। तो वेटलैंड, नम भूमि, आर्द्र भूमि, रामसर भूमि, ये सब एक ही है। वेटलैंड, रामसर भूमि, नम भूमि, आर्द्र भूमि, ये सब एक ही शब्द के पर्यायवाची हैं, सिनोनिम्स हैं। तो ध्यान रखिएगा, रामसर में चूंकि किसको बोले वेटलैंड, उसके लिए मीटिंग की गई थी। कैसे वेटलैंड को सुरक्षित किया जाए, कंजर्व किया जाए, उसके लिए एक प्रोटोकॉल तैयार किया गया था जिसका नाम था रामसर प्रोटोकॉल। रामसर प्रोटोकॉल, रामसर प्रोटोकॉल नोट कर लो। कब? 1971 में। 1971, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रामसर प्रोटोकॉल पर कब साइन किया गया? 1971 में। चूंकि इसी के आधार पर नम भूमि, आर्द्र भूमि का डिसीजन होता है, इसलिए उस जमीन का नाम क्या पड़ गया? रामसर लैंड। साथ में भी याद कर लो, भारत में कुल 46 वेटलैंड्स हैं। भारत में कितने वेटलैंड है भाई? 46। वर्तमान में भारत में आर्द्र भूमि की संख्या कितनी है? 46। वही सेशन से लगातार जुड़ जाओ और सेशन को अधिकतम शेयर कर दो। और कैसा लग रहा है सेशन, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करो। और यदि कोई सुझाव आपका है, कोई सुझाव देना चाहते हैं कि सर मेरे लिए और ऐसा किया जाए, तो बिल्कुल आपका सुझाव एक्सेप्टेबल होगा और उस पर काम हम लोग करेंगे, ताकि हम कोशिश करेंगे कि एक एक बच्चा हमारा जो उसकी जरूरत है उसके हिसाब से हम आपको प्रोवाइड कराएं, ताकि आपको अधिकतम फायदा हो। और जो रिजल्ट आए 30 अप्रैल के एग्जाम का, उसमें आपका रोल नंबर हो। हम चाहते हैं कि इस चैनल पर आकर आपसे मैं कहवाऊं कि सर रिजल्ट हुआ, आपने जो 32 करंट हमको पढ़ाया, उसमें सर जो हमारा करंट करवाया उससे 32 में 32 करंट आपके नोट्स से लड़ गए। पूरी हमारी कोशिश है कि हम अपने नोट्स से, यानी करंट अफेयर की जिम्मेवारी मैं ले लूं आपकी, बाकी विषय आप करिए। तो सेशन अच्छा लग रहा हो तो सेशन को लाइक कर दो और सेशन को अधिकतम लोगों तक शेयर कर दो। कम से कम एक बच्चा 10 बच्चे को शेयर कर दो। जितने भी लोग जुड़े हो सेशन को शेयर करो और
लगातार सेशन के साथ जुड़े रहो। मैं गारंटी लेता हूं करंट अफेयर आपको पढ़ने नहीं दूंगा। हम अपने नोट से इस वीडियो से सारा का सारा करंट कराऊंगा। फिर भी मैं एक दूंगा आपको सलाह कि आप फिर भी एक मैगजीन और न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, लेकिन इससे पूरा हो जाएगा, यह भी गारंटी है। तो चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट। रामसर लैंड समझ गए? भारत में कितने रामसर लैंड है भाई? 46। अभी भिंडवास, हरियाणा में जो भिंडवास है उसे क्या किया गया है? रामसर लैंड का दर्जा मिला है। रामसर सम्मेलन कब हुआ? 1971 में। अगले करंट को देखा जाए। अभी सामाजिक न्याय मंत्रालय, सामाजिक न्याय मंत्रालय भारत सरकार का जो है, उसने एक तपस नाम के ई अध्ययन मंच, यहां पर जोड़ लो, एक ई स्टडी प्लेटफॉर्म, ई स्टडी प्लेटफॉर्म जारी किया है। माने इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ऑनलाइन स्टडी के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया है जिसका नाम है तपस। इस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तपस। क्वेश्चन आएगा कि ई स्टडी प्लेटफॉर्म, ई अध्ययन मंच किसने तैयार किया है भाई? तो सामाजिक न्याय मंत्रालय, भारत का जो सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री, भारत सरकार का जो सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री है, उसने तैयार किया है ई अध्ययन मंच जिसका नाम है तपस। इसके तहत क्या होगा? 5 प्रकार के सिलेबस पे काम होगा, 5 पाठ्यक्रम यानी 5 सिलेबस पर पढ़ाई होगी इसके अंतर्गत। पहला है ड्रग पदार्थ के दुरुपयोग की रोकथाम। बच्चे किसके बारे में पढ़ेंगे? कि ड्रग्स, जो ड्रग्स का यूज करते हैं गलत तरीके से सब, उस पर कैसे रोक लगाया जाए। दूसरा जरा चिकित्सा या बुजुर्गों की देखभाल, जरा चिकित्सा या बुजुर्गों की देखभाल। दूसरा जो सिलेबस होगा वो होगा बुजुर्गों की, सीनियर सिटीजन की देखभाल। तीसरा है मनोभ्रंश की देखभाल और प्रबंधन। मनोभ्रंश का मतलब जो मेंटली रिटार्ड है, जो मेंटली इल है, बीमार है, मानसिक रूप से जो व्यक्ति बीमार है, उसका देखभाल करना और उसका मैनेजमेंट करना। तीसरा, चौथा पॉइंट है ट्रांसजेंडर संबंधी मुद्दे, और 5वां है सामाजिक सुरक्षा के मुद्दों पर एक व्यापक पाठ्यक्रम। यानी कि 5 प्रकार के पाठ्यक्रम है। तपस ई अध्ययन मंच में पूछा जाए कि कितने पाठ्यक्रम पर काम हुआ है भाई? सामाजिक न्याय मंत्रालय ने कितने पाठ्यक्रम को लॉन्च किया है? तो ड्रग पदार्थ 5 पाठ्यक्रम, उसमें ड्रग पदार्थ का दुरुपयोग, इसको कैसे रोका जाए, यह सिलेबस के अंदर है। इसके अलावा जरा चिकित्सा या बुजुर्गों की देखभाल कैसे की जाए। तीसरा है जो व्यक्ति मेंटली रिटायर्ड है या मेंटली इल है, उनकी देखभाल और मैनेजमेंट कैसे किया जाए। और ट्रांसजेंडर जो मुद्दे हैं उसको कैसे हल किया जाए। आप ट्रांसजेंडर को आज समाज में गलत दृष्टि से देखते हैं, उनको भी समाज के मुख्य धारा में कैसे लाया जाए ताकि उनके साथ जस्टिस हो सके। और सामाजिक सुरक्षा के जितने भी मुद्दे हैं उस पर भी एक ओवरऑल पढ़ाई लिखाई यहां होगी। इस मंच का, इस स्टडी प्लेटफॉर्म का नाम है तपस। ये याद रखना जरूरी है। कौन जारी किया है भाई? तो सामाजिक न्याय मंत्रालय। यूपीएससी के अंदर डायरेक्ट पूछते हैं कौन जारी किया है, और उनका उद्देश्य से दे देंगे, 4-5 उद्देश्य दे देंगे, उनमें से 2 दे देगा जो नहीं होगा इसके अंदर। अब पूछेगा कौन सही है, केवल 1, केवल 2, 1, 2, 3, इस तरह से पूछ लेगा। अब बीपीएससी वाला बच्चा खाली इतना पढ़ के जाएगा कौन जारी किया। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि 12 जून को यूपीपीसीएस और 5 जून को होने वाला यूपीएससी, ये दोनों भी आपका टेकल हो जाए। पर मेरा फोकस है बीपीएससी 67 और सीडीपीओ। हम ट्रिपल स्टार और आपकी एक गाड़ी में आपको मैं देखना चाह रहा हूं। मेहनत करने का मकसद देखो, कई मकसद होते हैं, लेकिन जो मूल मकसद है, इस बार नहीं तो कभी नहीं, ये फॉर्मूला लगा लीजिए, अपने कमरे की दीवारों पर चारों तरफ लिख के साथ दीजिए, इस बार नहीं तो कभी नहीं। इतना पढ़िए, इतना पढ़िए, सब कुछ अपना सर्वस्व निछावर कर दीजिए, लेकिन इस बार होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि हर साल कंपटीशन टफ हो जाता है। आगे आते हैं। देखो भाई, इस बार जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में अगस्त 2021 में 400 किलोमीटर लंबा जज्बा ए तिरंगा रिले मैराथन का आयोजन किया गया था। जज्बा ए तिरंगा रिले मैराथन इंडियन आर्मी के द्वारा, इंडियन आर्मी के द्वारा चलाया गया था। 400 किलोमीटर की एक रेस, 400 किलोमीटर की रेस लगाई गई थी। 400 किलोमीटर लोगों को दौड़ाया गया था। इसका नाम दिया गया था जज्बा ए तिरंगा रिले मैराथन। रिले मैराथन, इसका आयोजन कहां किया गया है? जम्मू कश्मीर में। कौन किया है भैया? तो इंडियन आर्मी।
कौन किया है? इंडियन आर्मी। आप जानते हैं कि 2019 में जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक पारित हुआ और इस विधेयक के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा छीन लिया गया और उसमें 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर और जम्मू और लद्दाख की राजधानी लेह। जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी समर कैपिटल श्रीनगर में है और विंटर कैपिटल कहां है? जम्मू में है। जम्मू कश्मीर विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश बना और लद्दाख बिना विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश बना। जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं वो है मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? नोट कर लो, मनोज सिन्हा। और वहां विधानसभा होगा, लेकिन लद्दाख में कोई विधानसभा नहीं होगा। तो जम्मू कश्मीर में 400 किलोमीटर का जज्बा तिरंगा रिले मैराथन की शुरुआत की गई है। नोट कर लीजिएगा। आगे आते हैं, बहुत बेहतरीन। ये AK-47 आपने सुना होगा, आपने AK-47 सुना है? जिस भी राइफल के नाम के पहले 47 AK लगा हो, जिस भी राइफल के नाम के पहले AK लगा हो, वो कहां से आया है? रूस से। मूलतः इस राइफल का विकास किया जाता है। ये जो AK है ना, ये उस वैज्ञानिक का नाम है जो इस राइफल को डेवलप किया है। राइफल को डेवलप करने वाले वैज्ञानिक का शॉर्ट नाम है AK। तो AK श्रेणी का जो राइफल है, चाहे वो AK-47 हो या AK-56 हो, AK-56 हो, AK-47 हो, ये सब राइफल कौन विकसित करता है? रूस। लेकिन हाल ही में भारत के पास एक राइफल नहीं था। भारत के पास AK-103 असॉल्ट राइफल, ये इंडिया के पास नहीं था। रूस से अभी हाल ही में भारत ने रूस के साथ एक समझौता किया है। उस समझौते के तहत AK-103 असॉल्ट राइफल कौन देगा? ये भारत को कौन देगा भाई? रूस देगा। भारत के द्वारा भारत को रूस क्या देगा इस बार? AK-103 असॉल्ट राइफल कौन देगा? रूस। और एक कॉमन चीज याद रखो, जहां भी राइफल में AK लगा हो, आप समझ लो कि वो रूस से भारत में आया है। और A और K जो देख रहे हो, उस वैज्ञानिक का शॉर्ट फॉर्म है जिन्होंने इस राइफल को डेवलप किया था। तो AK-103 राइफल का चित्र मैंने सामने दे दिया है ताकि आप लोग इसको भूले नहीं, जब एग्जाम में आए तो सीधे इसको रूस के साथ कनेक्ट कर दे। चलिए, बहुत बेहतरीन। हम लोग अल्कोहल से दूर जा रहे हैं। बिहार में अल्कोहल बैन है। बिहार में शराब क्या है जी? बैन है। और यहां शराब को प्रदर्शित किया जा रहा है। कहां? गेस करो, कहां प्रदर्शित किया जाएगा? गोवा में। अरे शराब का प्रदर्शन कहां होगा? हम एंजॉय करने कहां जाते हैं? समुद्र किनारे कहां जाते हैं भैया? गोवा। और गोवा जाएंगे तो बिना वाइन का एंजॉय हो सकेगा? नहीं हो सकेगा, ऐसा लोगों का मानना है। ये मेरा मानना नहीं है, ऐसा जो पब्लिक ओपिनियन कहता है। तो भैया बिहार में अल्कोहल बैन है, होना चाहिए। अल्कोहल को बैन होना ही चाहिए, क्योंकि यहां लोग पीते नहीं, बस पी जाते हैं। बस इतना ही समझिए। बस थोड़ा सा हलक में गया, कंप्लीट गायब कर देते भाई। तो देखो, गोवा में भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम खोला गया है। ये भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम है, जिसका चित्र मैंने दे दिया है भाई। अल्कोहल म्यूजियम का चित्र मैंने दिया है। देखो, ये गोवा में अल्कोहल म्यूजियम बनाया गया है। उसमें जितने भी पुराने अल्कोहल डेवलपमेंट का चित्र है, वो सब उसमें प्रदर्शित किया गया है। मिलेगा नहीं, प्रदर्शित किया गया है, ताकि आप जाकर वहां पर एक ब्रांड के साथ फोटो खिंचवा सके। चलो जाने दो। तो ये भाई है अल्कोहल। पूछा जाए कि देश का पहला अल्कोहल म्यूजियम कहां खोला गया, तो ये खोला गया कहां भाई? तो ये खोला गया। क्या हुआ? क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? तो लगातार सेशन को शेयर कर दो। सेशन अच्छा लग रहा है तो तुम्हारी जिम्मेवारी है। चाहते हो कि हम और मेहनत करें, हमारी जिम्मेवारी और बढ़ाना चाहते हो तो जल्दी सेशन को शेयर करो। सेशन अच्छा लग रहा है तो बगल में लाइक बटन दबा दो, और कम से कम 10 लोगों को एक आदमी शेयर करेगा। तो चलिए, नेक्स्ट है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में भारत को दूसरा स्थान मिला है। चलिए, कुछ तो अच्छा है, नहीं तो भारत हमेशा बहुत नीचे रहता है। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में भारत को दूसरा स्थान मिला है। अगस्त 2021 में अमेरिकी वाणिज्यिक रियल एस्टेट सेवा फर्म, जिसका नाम है कुशमैन एंड वेकफील्ड, कुशमैन और वेकफील्ड, यह जारी करता है वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स को हम लोग बोल सकते हैं हिंदी में वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक। विनिर्माण जोखिम सूचकांक कौन जारी करती है? तो कुशमैन
एंड वेकफील्ड, ये है कौन? अमेरिका की एक कॉमर्शियल रियल एस्टेट सर्विस फर्म है। अमेरिका की कॉमर्शियल रियल एस्टेट एक सर्विस फर्म है जिसका नाम है कुशमैन एंड वेकफील्ड। ये याद रखिए, कौन जारी करता है ज्यादा जरूरी है। भारत में को इसमें कैमा रैंक मिला है? दूसरा मिला है। यह सूचकांक यूरोप, अमेरिका और एशिया प्रशांत के 47 देशों के वैश्विक विनिर्माण के लिए सबसे फायदेमंद स्थानों के आकलन में दिया जाता है। माने पूरे दुनिया में अगर मैन्युफैक्चरिंग किया जाए तो कौन सा देश ज्यादा बेहतर साबित होगा, जहां उत्पादन करना लाभदायक होगा, ज्यादा पैसे कमाएंगे, वो देश फर्स्ट रैंक पे आएगा। और जहां पर कम फायदा होगा पैसा कमाने में, वो क्या होगा? सबसे नीचे होगा। तो रियल बात है भाई कि कोई सामान भारत में बनाइएगा, इतनी जनसंख्या है, सब फटाफट खरीद लेगा। यहां तो औकात से ज्यादा भी लोग खरीदते हैं ना। भारत एक दुनिया का अकेला ऐसा अजूबा देश है, जितनी जेब है उससे ज्यादा लोग खरीदते हैं। क्योंकि अपने लिए नहीं खरीदते, पड़ोसी को दिखाने के लिए भी हम काम करते हैं। पड़ोसी ये समझे कि हम ट्रंप के औलाद हैं, इसलिए भी लोग खरीदते हैं। तो भैया इसीलिए भारत में कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका सामान इंडिया में बनता है तो समझ जाइए कि आपका वो सामान बिकेगा, एक कंफर्म है। तो भैया भारत देश देखो सेकेंड रैंक में भी है। तो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में भारत 47 देशों की सूची में कैमा रैंक पे है भैया। तो दूसरा स्थान पे है, नोट कर लो। कौन जारी करता है? तो कुशमैन एंड वेकफील्ड इसको जारी करता है। आगे आइए, भारत का पहला, हमने बोला है कि जो पहला होगा वो काफी इंपॉर्टेंट होगा। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर गीगा फैक्ट्री ओहमियाम इंटरनेशनल द्वारा, कौन जारी बनाया है इसको? ओहमियाम इंटरनेशनल एक कंपनी है, ओहमियाम इंटरनेशनल, उसने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर, ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर गीगा फैक्ट्री लगाया है। कौन लगाया है? ओहमियाम इंटरनेशनल, इसने लॉन्च किया है। ये भारत का पहला फैक्ट्री है, ये भारत का पहला फैक्ट्री है, सामने मैंने दे दिया है। ये ग्रीन हाइड्रोजन बनाने वाली फैक्ट्री है, जो कौन लगाया है? ओहमियाम इंटरनेशनल, ये नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अगले करंट की ओर आते हैं। अगस्त 2021 में, अगस्त 2021 में सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट, सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट द्वारा जारी पारदर्शिता इंडेक्स, यानी कि ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स, कौन जारी करता है? पहले तो ये देखिए आप, ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स कौन जारी करता है? सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट, सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट ये जारी करती है ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स। इसमें उड़ीसा राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पहला स्थान मिला है। नोट कर लीजिए कि पारदर्शिता सूचकांक में किसको पहला स्थान मिला है? उड़ीसा राज्य का प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है, किस डिपार्टमेंट को पहला स्थान मिला? तो उड़ीसा राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पहला स्थान मिला है। जारी कौन करता है? तो सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट जारी करता है। इसका काम है कि पूरे राज्य में जो डिपार्टमेंट पर्यावरण के लिए अच्छा काम किया है उसे पहला स्थान मिलेगा, और जैसे जैसे होगा उस तरीके से रैंक दिया जाएगा। इस बार भारत के उड़ीसा राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पहला स्थान मिला है। किसमें? पारदर्शिता इंडेक्स में, ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में। कौन जारी करता है भाई? तो सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट इसे जारी करती है। अगला करंट जो काफी महत्वपूर्ण है बीपीएससी के लिए भी और यूपीएससी के लिए स्पेशली, हाल ही में केरल राज्य और कर्नाटक राज्य के बाउंड्री पर, केरल और कर्नाटक, देखिए सामने मैंने दे दिया है, ये केरला है इतना दूर और ये कर्नाटका है। केरल कर्नाटक की सीमा पर एक भाषा बोली जाती है, इस भाषा का नाम है तुलु भाषा, तुलु लैंग्वेज, तुलु भाषा, तुलु लैंग्वेज। ये कर्नाटक और केरल के बाउंड्री लाइन पे जो लोग रहते हैं वो बोलते हैं। उनके द्वारा अभी तुलु भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की गई है। कर्नाटक और केरल की सीमा पर जो बोली जाती है तुलु लैंग्वेज, इस लैंग्वेज को, वैसे कर्नाटक की भाषा कन्नड़ है, केरल की भाषा मलयालम है, आप जानते होंगे, लेकिन कर्नाटक और केरल के बाउंड्री पर बोली जाती है तुलु लैंग्वेज। उनका डिमांड है कि भाई 8वीं अनुसूची में हमारी भाषा को क्या कर दिया जाए? शामिल कर दिया जाए। अभी भोजपुरी को भी मांग उठा था, भोजपुरी की डिमांड हुई थी कि भोजपुरी को भी 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। उधर राजस्थानी भाषा को भी डिमांड हुआ कि इसे 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। आपने सुना होगा, आप जानते हैं कि संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषा।
संविधान के नोट कर लो, संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22। तभी तुलु लैंग्वेज को भी इसमें शामिल करने की बात की गई है, अभी शामिल नहीं हुआ है। तुलु को शामिल करने की मांग की गई है कि इसको शामिल कर लीजिए। अगर शामिल हो जाता तो कितना हो जाता? 23 भाषा। तो 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा? 22। और सुन लीजिए, जब संविधान बना उस समय 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा थी? 14। जब संविधान बना था उस समय 8वीं अनुसूची में 14 भाषा थी। 21वां संविधान संशोधन से 21वां संविधान संशोधन से सिंधी को जोड़ा गया। किसको जोड़ा गया? सिंधी को जोड़ा गया। 71वां संविधान संशोधन से कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया और 92वां संविधान संशोधन से 92वां से जोड़ा गया बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया। यानी कितने हो गए? जब 8वीं अनुसूची था जोड़ा गया उस समय 14। सिंधी को जोड़ा तो कितने हो गए? 15। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली जोड़ा तो कितने हो गया? 18। और बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली 4 जोड़ गया तो कितने हो गए? 22। यानी कि संविधान के 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22। अब पूछा जाए कि 8वीं अनुसूची से संबंधित कितने संशोधन हैं? तो 3। कौन कौन? 21वां, 71वां और 92वां। 21वां संविधान संशोधन 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत सिंधी को जोड़ा गया। 71वां संविधान संशोधन के तहत कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया और 92वां संविधान संशोधन के तहत बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया। मैथिली बिहार की भाषा है, उत्तर बिहार की भाषा है। संथाली झारखंड की भाषा है। डोगरी जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की भाषा है और बोडो असम की भाषा है। कोंकणी महाराष्ट्र और गोवा की भाषा है। मणिपुर के नेपाल की भाषा है। क्लियर है? इस बार 8वीं अनुसूची में तुलु लैंग्वेज को जोड़ने की मांग की गई है। अभी डिमांड किसको जोड़ा जाए? अरे कहां बोली जाती है भाई? तो कर्नाटक और केरल के सीमा पर मैंने मैप दे दिया है ताकि आपको कुछ समझने में कहीं भी कोई दिक्कत ना हो, आपको लगे कि कहां की भाषा है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। लगभग 50 विभिन्न प्रजातियों के साथ भारत का पहला, मैंने बार बार कहा है कि जो पहला है ना वो आपके दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए, नहीं तो मामला बिगड़ जाएगा। भारत का पहला क्रिप्टो गेमिंग उद्यान उत्तराखंड के देहरादून में स्थापित किया गया है। 50 अलग अलग प्रजातियों को लेकर भारत का पहला क्रिप्टो गेमिंग उद्यान देहरादून में स्थापित किया। कहां स्थापित किया गया? 3 बात याद रखिए। कितनी प्रजाति को शामिल किया गया है? 50। उद्यान का नाम क्या है? क्रिप्टो गेमिंग उद्यान, क्रिप्टो गेमिंग पार्क, जो उत्तराखंड के देहरादून में लगाया गया है। बात अगर देहरादून की करते हैं तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहां है? देहरादून। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर देहरादून में है। सहस्त्रधारा जलप्रपात कहां है? जलप्रपात कहां है भाई? जलप्रपात देहरादून में है और देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है। देहरादून उत्तराखंड का राजधानी है भाई। तो देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है। भारतीय वन सर्वेक्षण फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है और सहस्त्रधारा जलप्रपात, सहस्त्रधारा वाटरफॉल ये कहां है? देहरादून में है। और भारत का पहला क्रिप्टो गेमिंग उद्यान उत्तराखंड के देहरादून में 50 अलग प्रजातियों को लेकर किया गया है। चलिए अगला करंट है। केरल भारत का पहला राज्य है जहां जीका वायरस का पहला रोगी मिला। यानी भारत में जीका वायरस से ग्रसित पहला रोगी कहां मिला है? केरल में। इसमें कोई बड़ा करंट नहीं है। जीका वायरस से ग्रसित पहला रोगी कहां मिला भाई? तो केरला में मिला है। इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए भाई, एक्चुअली रोग का फैलाव जहां से होता है उस जगह का नाम आपको याद करना पड़ेगा। जैसे मीना माता बीमारी एक है। मीन माता बीमारी सुना है नाम आपने? जो पारा से होता है। एक्चुअली सबसे पहले पूरे दुनिया में ये कहां मिला था? जापान में। पहला बीमार व्यक्ति जो मीना माता से ग्रसित था जापान में मिला। और भारत में कहां मिला? चेन्नई में। उसी प्रकार केरल में जीका वायरस जिसका उत्पत्ति अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में हुआ था
भारत में इससे जुड़ा हुआ पहला मरीज किस राज्य से मिला है? केरल से। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम है। और अभी मैंने बताया कि ड्रोन फॉरेंसिक रिसर्च सेंटर भी कहां खोला गया है? केरल में। नोट कर लीजिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं। अगला करंट अफेयर जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है सड़क परिवहन मंत्रालय से जुड़ा हुआ। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 11 जुलाई 2021 11 जुलाई किस लिए फेमस है? 11 जुलाई क्यों फेमस है? हाँ बिल्कुल, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाते हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे भी कब मनाते हैं भाई? 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो 11 जुलाई को 2021 में भारत के पहले, यह भी भारत का पहला है, निजी क्षेत्र के तरलीकृत प्राकृतिक गैस सुविधा संयंत्र, तरलीकृत मतलब लिक्विफाइड नेचुरल गैस क्या भैया प्रोजेक्ट, इसकी शुरुआत की गई है, उद्घाटन किया गया है। भारत का पहला सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय मंत्री कौन है अभी वर्तमान में? नितिन गडकरी। सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा 11 जुलाई 2021 को भारत के पहले तरलीकृत लिक्विफाइड नेचुरल गैस प्रोजेक्ट लगाया गया नागपुर में। कहां लगाया गया है भाई? नागपुर। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहां लगाया गया? नागपुर, महाराष्ट्र। नागपुर महाराष्ट्र में। अभी नागपुर से सांसद भी हैं नितिन गडकरी साहब जो हैं, वो कहां से सांसद हैं? नागपुर से ही सांसद तो है वो। तो परिवहन, सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी हैं, जो 11 जुलाई को नागपुर में तरलीकृत प्राकृतिक गैस सुविधा संयंत्र, जो कि भारत का पहला संयंत्र है, इसका उद्घाटन किया है नागपुर में। इसका मैंने चित्र दे दिया है। ये पूरा नागपुर में लगाया गया है। नागपुर से ही सांसद है कौन? नितिन गडकरी। नेक्स्ट आते हैं। केरल की राज्य सरकार ने हाल ही में गर्भवती महिलाओं को कोविड वैक्सीन लगाने के लिए, गर्भवती महिलाओं को कोविड-19 टीकाकरण हेतु कोविड वैक्सीनेशन के लिए एक योजना चलाया जिसका नाम है मातृ कवचम अभियान। केरल सरकार ने सारी गर्भवती महिलाओं को, सारी महिलाएं जो प्रेगनेंसी के स्टेज में है यानी गर्भवती हैं, उन सभी महिलाओं को कोविड वैक्सीन दिया जाएगा। उसके लिए स्पेशल एक योजना चलाया है जिसका नाम है मातृ कवचम अभियान। क्वेश्चन आ सकता है कि गर्भवती महिलाओं के लिए मातृ कवचम अभियान की शुरुआत किस राज्य सरकार ने किया है? तो केरल की राज्य सरकार ने किया है। केरल वैसे भी आप देखें, आम जनता को लेकर देखें तो केरल हमेशा ही सेंसिटिव रहा है। गवर्नमेंट के लेवल पर, पॉलिटिशियंस के लेवल पे केरल में आम जनता के लिए सुविधाओं के प्रति वहां की सरकार ज्यादा जागरूक होती है। कोविड-19 की स्थिति आप देखें तो केरल में सबसे ज्यादा भयावह स्थिति था। महाराष्ट्र के बाद अगर संख्या के हिसाब से देखें तो केरल ज्यादा प्रभावित था। फिर भी केरल ने उस चीज को टैकल किया। वो सिस्टम अगर यूपी बिहार में होता तो सोचिए क्या स्थिति हो जाती। लेकिन केरल था वो राज्य जिसने इस महाराष्ट्र ने कंट्रोल नहीं कर पाया। आप देखे होंगे लगातार एक चेन बन गया, लेकिन केरल ने उस चीज को कंट्रोल किया और केरल इसके लिए सैल्यूट के काबिल है। और कई राज्य केरल को फॉलो किए हैं उसके मॉडल को कोरोना काल में। नोट कर लीजिएगा और लगातार सेशन को शेयर कर दीजिए, सेशन को अधिकतम लोगों तक शेयर कर दीजिए। आगे और बेहतरीन करंट आने वाला है और सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दें और सेशन को शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और सारा नोट्स टेलीग्राम चैनल पर जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया गया है जिस पर क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और टेलीग्राम से जुड़ेंगे 3 चैनल है, मिशन 50 IAS, मिशन IAS, ये औरंजीत कुमार सर IAS हैं, उनका चैनल है। ये तीनों से आप जुड़ जाइएगा क्योंकि जो भी हमारा नोटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन होता है वो उस चैनल पे हम शेयर करते रहते हैं, तो आसानी से आपको मिल जाएगा। अतः जुड़ जाइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अगला है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉड टैक्सी, पॉड टैक्सी सेवा आप जानते होंगे, ये मैग्नेटिक टैक्सी सेवा होता है। किनारे में मैग्नेट लगा होता है, इसका एक अलग ट्रैक बनता है, इसमें करीब 10 लोग बैठेंगे। भारत की जो पॉड टैक्सी होगी ना उसमें कितने लोग बैठेंगे? 10 लोग। वैसे यूरोप में जाओगे ना तो इस तरह की टैक्सी में मात्र 2 लोग बैठते हैं। इस तरह की टैक्सी में 2 या 3 लोगों की सीट होती है। इंडिया में जनसंख्या के हिसाब से क्या कर दिया, वहां भी 10 आदमी को ठूस दिया। भाई आप सफर एंजॉय करना है तो पूरा फुल करिए, भर के करिए, पैसा कमाई हो जाए। तो अभी इंडियन पोर्ट रेल एंड रोपवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक कंपनी का नाम है जिसने शुरू किया है।
ये टैक्सी सेवा की शुरुआत जिसने की है उस कंपनी का नाम है इंडियन पोर्ट रेल एंड रोपवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसने हाल ही में नोएडा हवाई अड्डे से, नोएडा में एक फिल्म सिटी बन रहा है, नोएडा में हाल ही में योगी बाबा ने कहा है कि फिल्म सिटी बनाएंगे, बहुत जोर शोर गर्मजोशी से। अभी सुशांत सिंह वाला जो केस आया था उसके बाद नोएडा में फिल्म सिटी की घोषणा की गई, भैया हम दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म सिटी बनाने जा रहे हैं नोएडा में। तो फिल्म सिटी नोएडा और नोएडा हवाई अड्डा के बीच ये पोर्ट टैक्सी चलेगा। कौन शुरू कर रहा है? इंडियन पोर्ट रेल एंड रोपवे का। देखिए सामने पोर्ट टैक्सी का चित्र मैंने दे दिया है, आगे से मेट्रो जैसा चित्र इसका है। आगे आइए नेक्स्ट। अभी जब अफगानिस्तान में तालिबानियों का कब्जा हुआ तो एक फोटो पत्रकार थे जिनका नाम था दानिश सिद्दीकी, जिनका नाम था दानिश सिद्दीकी। ये वहां पर क्या करने गए थे? वहां पर न्यूज रिपोर्टिंग करने गए थे। दानिश सिद्दीकी एक फोटो पत्रकार हैं जो रिपोर्टिंग करने के लिए अफगानिस्तान गए हुए थे जब तालिबानियों ने वहां तख्ता पलट कर दिया था। लोकतांत्रिक रूप से चुने गए सरकार को हटाकर तालिबानियों ने पूरे देश पर कब्जा कर लिया। कुछ समय के लिए तो माहौल ऐसा बन गया था अफगानिस्तान में कि लोग हवाई जहाज में लटक लटक के भागने की कोशिश कर रहे थे। कई वीडियो आया इनमें लोग हवाई जहाज में लटक रहे हैं, हवाई जहाज उड़ा, टपाक से नीचे गिर गए, ऐसे ऐसे लोग मिले उसके अंदर। तो भाई फोटो पत्रकार दानिश सिद्दीकी जो हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार उनको दिया गया था, दानिश सिद्दीकी को क्या मिला है? पुलित्जर पुरस्कार। अफगानिस्तान में तालिबानियों के कब्जे के बाद उनकी हत्या कर दी गई। फोटो रिपोर्टिंग करने गए थे अफगानिस्तान, वहां इनकी क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई, इनका मर्डर कर दिया गया। सामने में इनका चित्र दिया गया है। ये फोटो पत्रकार थे भारत के, मेनली इनका नाम आया था जम्मू कश्मीर में, जिन्होंने फोटो पत्रकारिता की थी, जो रिपोर्टिंग की थी, उसके लिए इनको पुलित्जर पुरस्कार दिया गया था 2020 में। और काफी चर्चित नाम थे, लेकिन इनकी दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से तालिबानियों के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई। दानिश सिद्दीकी नाम याद रखिएगा। ये उद्धव ठाकरे हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, शिवसेना प्रमुख हैं उद्धव ठाकरे, सीएम है महाराष्ट्र के। इनके द्वारा पिंपरी चिंचवाड़ पुणे, एक जगह का नाम है, पुणे के पास एक जगह है जिसका नाम है पिंपरी चिंचवाड़, यहां राजीव गांधी साइंस यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के द्वारा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के द्वारा पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ एक जगह है, यहां राजीव गांधी साइंस यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई। क्वेश्चन आएगा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी साइंस यूनिवर्सिटी की स्थापना की? तो आंसर होगा महाराष्ट्र की राज्य सरकार ने। कहां पर स्थापित किया है? तो पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ नामक स्थान पर इसकी स्थापना की गई है। नेक्स्ट आते हैं, जल्दी से आइए। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम यानी पीएसयू। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का मतलब होता है पीएसयू। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का मतलब होता है पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, पीएसयू, जिसका नाम है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड पीएसयू है। जैसे आप एनटीपीसी सुने होंगे, सेल, गेल, भेल, ओएनजीसी, ये सब क्या है? ये सब पीएसयू है। उसी में एक आता है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। इसकी पहली महिला अध्यक्ष, चेयरपर्सन और प्रबंध निदेशक यानी सीएमडी। सीएमडी का मतलब चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर एक साथ हो जाता है। तो इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ने अपनी पहली महिला सीएमडी वर्तिका शुक्ला को अपॉइंट किया है। सामने वर्तिका शुक्ला का चित्र देख लीजिए। ये इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला है। सीएमडी, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बनने वाली इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड में पहली महिला कौन है? वर्तिका शुक्ला। ये पहली है इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बार किसी महिला को अपॉइंट किया गया इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है वर्तिका शुक्ला। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड जो कि क्या है? एक पीएसयू है, सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। अगला करंट हम लोग देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करिएगा आप लोग। इस करंट को आप लोग याद रखिएगा। 1 से 7 सितंबर, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस करंट में क्या है? ये डेट, कितने से कितने के बीच, यही पूछता है। 2021 के बीच देश भर में मनाए गए राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, राष्ट्रीय नेशनल न्यूट्रिशन वीक। देखिए सामने दिया गया है चित्र, नेशनल न्यूट्रिशन वीक का मैंने एक चित्र दे दिया है। ये मनाया गया है 1 से 7 सितंबर के बीच। कब मनाया गया भाई? 1 से 7 सितंबर के बीच मनाया गया। केंद्रीय विषय, इसका जो मुख्य विषय था, इस पोषण सप्ताह का जो मुख्य विषय था, यह बहुत जरूरी याद करना है, फीडिंग स्मार्ट राइट फ्रॉम द स्टार्ट। फीडिंग स्मार्ट राइट फ्रॉम स्टार्ट, ये इस पूरे राष्ट्रीय पोषण सप्ताह की थीम थी। क्या थीम था?
फीडिंग स्मार्ट राइट फ्रॉम स्टार्ट। कितने से कितने, तो सबसे ज्यादा जरूरी है ये याद करना कि कितने से कितने तारीख के बीच बनाया गया। 1 से 7 सितंबर के बीच बनाया गया और इसका थीम है फीडिंग स्मार्ट राइट फ्रॉम स्टार्ट। याद कर लीजिएगा इसको, 1 से 7 सितंबर के बीच मनाया गया है। आगे आते हैं फोर्ब्स पत्रिका की सूची। अभी आप जानते हैं फोर्ब्स मैगजीन है, फोर्ब्स एक मैगजीन है, उसकी सूची में प्रति वर्ग मील में जो कैमरे लगते हैं, कैमरा क्यों लगाया जाता है? आप जानते हैं शहर में निगरानी के लिए सड़कों पर क्या लगाए जाते हैं? कैमरे, ताकि जो अपराध हो या जो आपराधिक वारदात हो उसका आसानी से पता लगाया जा सके। तो हर एक शहर में सुरक्षा के दृष्टिकोण से कैमरे लगाए जाते हैं। दुनिया में ये सबसे बड़ी बात है, दिल्ली दुनिया का पहला शहर बन गया जहां प्रति वर्ग किलोमीटर सबसे अधिक कैमरे लगे हैं। सबसे अधिक कैमरा पर स्क्वायर किलोमीटर में कैमरों की संख्या की बात करें तो पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा कैमरा दिल्ली में लगा है और दूसरे स्थान पे है लंदन। दूसरे स्थान पे लंदन। देखिए केजरीवाल के लोग चाहे जो बुराई कर ले, केजरीवाल की जो भी बुराई कर ले, लेकिन जो केजरीवाल कर रहा है ना वो समझिए कि आने वाले भारत की नींव का काम कर रहा है। हेल्थ, एडुकेशन, आज अगर इस पर कोई गवर्नमेंट काम नहीं करती, हेल्थ पर, एडुकेशन पर, तो समझिए कि वो अपने भविष्य को खत्म कर रही है। नीतीश कुमार जी की बात करें तो इन्होंने भी हेल्थ पर पूरा ध्यान दिया है। आज जो अल्कोहल बैन की बात हो रही है वो क्या है? भारत के लोगों, जो बिहार के लोग थे वो ज्यादातर अल्कोहल के कारण बीमार पड़ते थे। अल्कोहल खाते पीते नहीं थे और ज्यादा से ज्यादा अल्कोहल का इस्तेमाल करते थे, ऐसे में उनकी बीमारी बढ़ती थी। तो बिहार का जो डिजीज का जो रेट था वो बहुत ज्यादा था। अब अल्कोहल बैन के बाद इसका रेट काफी हद तक कम हुआ है, तो ये भी काबिले तारीफ बात है। तो जो सरकार अपनी हेल्थ और अपने एडुकेशन पे काम करेगी, समझिए कि उसी का विकास होगा और फ्यूचर में किसी और का भविष्य नहीं है। तो केजरीवाल इस मामले में सैल्यूट के काबिल है। महिलाओं की सुरक्षा, कैमरा लगाना, जो भी क्वालिटेटिव वर्क है उस पर वो काम कर रहे हैं। यहाँ कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो बेहतर है दिल्ली का पहला स्थान कैमरा लगाने में और दूसरा स्थान लंदन का, ये भी नोट कर लीजिएगा। आगे आते हैं, अगला करंट अफेयर। आंध्र प्रदेश सरकार ने 2021 में स्टेट बैंक के पूर्व अध्यक्ष रजनीश कुमार स्टेट बैंक के पहले चीफ है रजनीश कुमार, अपना मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है। कौन? आंध्र प्रदेश। यहां पर नहीं दिया है, अच्छा आंध्र प्रदेश ने दिया है। आंध्र प्रदेश राज्य ने अपना मुख्य आर्थिक सलाहकार किससे नियुक्त किया है? तो एसबीआई के पूर्व चीफ रजनीश कुमार। आप जानते हैं अरुंधति भट्टाचार्य एसबीआई की चीफ थी। उनके रिटायर होने के बाद रजनीश कुमार ही बने थे एसबीआई के चीफ। अब उन्हें क्या कर दिया गया है? आंध्र प्रदेश के मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है। अगर बात करते हैं आप एसबीआई की बात करते हैं तो एसबीआई की जो स्थापना है वो हुआ था 1956 में। 1955 में उसे मिला था ये नाम एसबीआई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब मिला? 1955 में। इससे पहले इस बैंक का नाम था इंपीरियल बैंक। इससे पहले इसका नाम था इंपीरियल बैंक। इसकी स्थापना की गई थी 1921 में। 1921 में एसबीआई का पुराना नाम इंपीरियल बैंक बना था 3 बैंक के मिलने से, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों को मर्ज करके बनाया गया था 1921 में इंपीरियल बैंक। और फिर इंपीरियल बैंक ही क्या बदल गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। नोट कर लीजिएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम इंपीरियल बैंक, जो कब बना? 1921 में। कैसे बना? तो बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बंगाल और बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों को मर्ज करके बनाया गया इंपीरियल बैंक। अब बाद में इंपीरियल बैंक बन गया एसबीआई। नोट कर लीजिएगा, इसके चीफ पहले के कौन थे? रजनीश कुमार, जिनको आंध्र प्रदेश सरकार ने अपना क्या बनाया है? मुख्य आर्थिक सलाहकार बनाया है। बहुत इंपॉर्टेंट बिहार का करंट है। आप लोग हमेशा एक करते हैं क्लेम कि सर बिहार का करंट भी कुछ शामिल कीजिए। आज हमने 2 करंट बिहार से लिया है। एक तो लिली रे, जो बिहार की मधुबनी जिले की साहित्यकार थी, उनका डेथ हो गया। और दूसरा हमने करंट लिया है जयनगर, बिहार के जयनगर से लेकर नेपाल के कुर्था, नेपाल में एक जगह है कुर्था, वहां के बीच एक ट्रेन चलाई गई है। कुर्था से लेकर बिहार के जयनगर के बीच एक रेलवे रूट चलाई गई। मैंने उस रूट का ही चित्र दे दिया है। जो रेलवे रूट है हमारा, भारत से नेपाल को जोड़ने वाली जो रेलवे लाइन है, उस रूट का मैंने पूरा चित्र दिया है। तो जयनगर से लेकर कुर्था के बीच क्या चलाया गया है भाई? भारत के
जयनगर से लेकर कुर्था के बीच एक नया रेलवे लाइन विकसित किया गया है, ताकि जो एक्चुअली ये जो हिस्सा है जयनगर से कुर्था के बीच जो रेलवे लाइन बिछाया गया, एक्चुअली ये रामायण सर्किट का हिस्सा है। नोट कर लीजिएगा, मोदी जी ने शुरू किया रामायण सर्किट। रामायण सर्किट का मतलब होता है कि भगवान राम जहां जहां गए उनका संबंध जिस जिस स्थानों से रहा उसे रेल से और सड़क से जोड़ना है। मोदी जी ने प्लान बनाया कि भाई भगवान राम जहां जहां गए उनका जहां जहां भी मेमोरी है उन जगहों को क्या किया जाएगा, सड़क से और रेल से कनेक्ट किया जाएगा। ऐसा इसलिए किया जाएगा ताकि भारत में टूरिज्म और जो भारत का कल्चर है वो देश दुनिया तक फैले और टूरिज्म एक उद्योग के रूप में इसके माध्यम से हमारा विकसित हो। इसके लिए मोदी जी ने क्या किया है, रामायण सर्किट की शुरुआत की है। और रामायण सर्किट के हिस्सा के रूप में ही नोट कर लीजिए, कहां से, जयनगर, बिहार के जयनगर से लेकर कुर्था के बीच क्या चलाया गया है, रेलवे लाइन चलाया गया है। नेक्स्ट करंट देखते हैं हम लोग क्या है। अगला करंट है स्टूडेंट्स, हाल ही में जुलाई 2021 में जारी साइबर सुरक्षा सूचकांक 2021 होगा, यहां पर साइबर सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत को 10वीं रैंक प्रदान किया गया। नोट कर लीजिए, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। साइबर सुरक्षा सूचकांक में भारत का कौन सा रैंक है, 10वीं रैंक है। साइबर सिक्योरिटी के मामले में भारत का कैवा रैंक है, 10वां रैंक है। हालांकि उतना ज्यादा सुरक्षित हमारा साइबर नहीं है, पता नहीं कितने का बैंक अकाउंट हैक हो जाता है, फोन करके ईमेल करके भेजता है कि इस पर क्लिक करें लिंक पर और 2 लाख रुपया जल्दी से मिल जाएगा आपके अकाउंट में। तो गांव के लोग तुरंत उस पर क्लिक करते हैं, उनका सारा डाटा पहुंच जाता है उनके पास। अब उल्टा मिलेगा नहीं, जो बैंक में वो भी खाली हो जाता है। तो भैया पता नहीं किस आधार पर दिया गया, जो भी हो 10वां रैंक दिया गया भारत को साइबर सुरक्षा सूचकांक में। अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU, जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ITU का इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के द्वारा यह सूचकांक जारी किया जाता है। टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के द्वारा साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स जारी की जाती है, जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। इसके द्वारा वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में भारत को दुनिया के 10वें सर्वश्रेष्ठ रूप में स्थान दिया गया है। इसमें वार्षिक सूचकांक का 4था संस्करण है। इससे पहले 3 संस्करण इसका जारी हुआ है, ये 4था संस्करण है। 194 देश का लिस्ट जारी किया गया, यानी 194 देश में भारत का रैंक कैवा है, 10वां है। टोटल 194 देशों में भारत का रैंक कैवा है, 10वां है। कौन जारी करता है, तो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। हेडक्वार्टर कहाँ है उसका, जेनेवा स्विट्जरलैंड। जेनेवा की बात करें तो जेनेवा में WTO, WHO, WIPO, इसके अलावा और भी कई संगठन है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। तो WTO का हेडक्वार्टर जेनेवा, WHO का हेडक्वार्टर जेनेवा, WIPO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑर्गेनाइजेशन, इन सब का हेडक्वार्टर जेनेवा में है। और ITU का भी हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा में है, जो साइबर सुरक्षा सूचकांक जारी करती है। इस सूचकांक में भारत का रैंक कैवा है, 10वां है। आगे आते हैं, अगले करंट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट करंट देखा जाए, भारतीय रेलवे का पहला फ्रेश वाटर एक्वेरियम टनल, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला वाला जो भी है सब इंपॉर्टेंट है। भारतीय रेलवे का पहला फ्रेश वाटर एक्वेरियम टनल बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पर प्रारंभ किया गया है। भारत का पहला फ्रेश वाटर एक्वेरियम टनल कहां खोला गया है, बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पर खोला गया है। इसको भी नोट कर लीजिएगा। और सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक कर दें, सेशन को लाइक कर दें और कम से कम 1 लोग 10 लोगों को शेयर करें। जितना ज्यादा लोग जुड़ेंगे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उतनी ही ज्यादा होगी, हमारी जिम्मेवारियां बढ़ेंगी और बेहतर से बेहतर करंट आपके लिए मैं प्रस्तुत करता रहूंगा। तो लगातार सेशन को शेयर कर दो, सेशन पे बने रहो। सांसों से आग बुझाना नहीं है, जला देना है, इस बार आग लगा देना है। जो लकीर खींचनी है वो आने वाली पीढ़ी के लिए नजीर बन जाए। ऐसी लकीर खींच देनी है अपने मेहनत से कि आने वाली पीढ़ी याद करे कि भैया किस तरीके से आपने सफलता हासिल की थी। टॉप कर जाना है, BPSC में सिलेक्शन नहीं लेना है, टॉप कर जाना है। ट्रिपल स्टार जिसका DSP बनने का चाहत इस बार DSP बनेगा। हम चाहते हैं कि जो आपके सपने हैं 2022 अंत जाते जाते या 2023 में वो सपने आपके पूरे हो जाएं, ये हमारी इच्छा है और हम खूब प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आपके सहयोग के बिना ये प्रयास संभव नहीं हो सकता। तो सेशन को शेयर कर दीजिए और सेशन को आप लाइक भी कर लीजिए। तो पहला है बेंगलुरु रेलवे स्टेशन, जहां पर क्या किया गया भाई,
फ्रेश वाटर एक्वेरियम टनल स्थापित किया गया है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, यूनेस्को से जुड़ा हुआ है भाई। यूनेस्को द्वारा हिस्ट्री अर्बन लैंडस्केप परियोजना, हिस्ट्री अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट के अंतर्गत मध्य प्रदेश के ओरछा और ग्वालियर को चुना गया है। हिस्ट्री अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट जारी करता है कौन? यूनेस्को। और यूनेस्को जो है उसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एडुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका फुल फॉर्म होता है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन, हेडक्वार्टर का है पेरिस में। इसके द्वारा हिस्ट्री अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट चलाया गया है। उसमें भारत के खासकर मध्य प्रदेश के ओरछा और ग्वालियर को इसमें शामिल किया गया, नोट कर लीजिएगा। वैसे यूनेस्को द्वारा जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट जारी किया जाता है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट जारी किया जाता है, उसमें भारत के कितने प्लेस शामिल हैं? 40। नोट कर लो, यूनेस्को द्वारा जारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भारत के कितने साइट शामिल हैं? 40 साइट शामिल हैं। यूनेस्को से जुड़ा हुआ एक और करंट अफेयर याद कर लो। यूनेस्को ने हाल ही में, पहले कितने थे? 38। पहले कितने साइट थे? 38 थे। हाल ही में रायप्पा मंदिर और धौलावीरा को यूनेस्को ने क्या किया है? शामिल किया अपने लिस्ट में। तो 2 और शामिल हो गए तो कितने हो गए? 40 हो गए। पहले 38 थे। 2021 में भारत के 2 प्लेस को यूनेस्को ने स्थान दिया। पहला रायप्पा मंदिर और दूसरा धौलावीरा। ये दोनों को मिलाने के बाद अब भारत में यूनेस्को में शामिल कितने प्लेस हो गए? 40 प्लेस हो गए। एक बात और जान जाइए, अभी तक यूनेस्को के द्वारा जो लिस्ट जारी की जाती थी पूरे दुनिया के विरासत स्थल की, वो लिस्ट अंग्रेजी भाषा में होती थी। पहली बार यूनेस्को ने इस साल 2022 में जनवरी महीने में डिसीजन लिया है कि अब भारत का जो विरासत स्थल की सूची होगी उसको हिंदी में प्रकाशित करेंगे। बहुत बड़ा निर्णय है। यूनेस्को ने कहा है कि भारत के विरासत स्थल की सूची अब हिंदी में प्रकाशित की जाएगी। यह भी इस बार का करंट अफेयर है, नोट कर लो। जब दुनिया स्वीकार कर रही हिंदी का महत्व पूरा विश्व स्वीकार कर रहा है और भारत में लगता है कि हिंदी के बिना अंग्रेजी के बिना काम ही नहीं चलेगा। इंडिया में तर्क दी जाती कि अंग्रेजी के बिना तो काम चलेगा ही नहीं। दुनिया यूएनओ के कानून के भाषा का ट्रांसलेशन संस्कृत में हो गया और भारत में लोग क्या बोलते हैं? कानून का ट्रांसलेशन हिंदी में संभव नहीं है। तो ये सब एक बहानेबाजी है। दूसरे देश की भाषा यूज करने का मतलब सिर्फ इतना होता है कि देश का शोषण करना है, देश की जनता का शोषण करना है। अपनी भाषा में बोलेंगे तो सब समझ लेगा बात, और दूसरे देश की भाषा में बोलेंगे तो बहुत कम लोगों को समझ में आएगा। इस आसानी से लूटने में आसानी हो, लूट तंत्र स्थापित करना है, इसलिए अन्य देशों की भाषा का प्रचलन देश में किया जाता है। आगे आइए, नेक्स्ट अगला करंट अफेयर क्या है भाई? प्रतिष्ठित नेचर इंडेक्स जो जारी करता है कौन? मटेरियल साइंस में, नेचर इंडेक्स जारी किया गया है, जिसके अंदर मटेरियल साइंस में प्रगति के लिए भारत के जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च को 50 दुनिया के 50 अलग अलग इंस्टीट्यूट में, एक नेचर मैगजीन भी है, ये किसके द्वारा जारी की जाती है? नेचर पत्रिका के द्वारा। नेचर पत्रिका, नेचर मैगजीन के द्वारा जारी किया जाता है नेचर इंडेक्स। इसमें मटेरियल साइंस में जो रिसर्च होते हैं उसमें दुनिया के यूनिवर्सिटीज की लिस्ट जारी की जाती है। इस बार टॉप 50 संस्थानों में भारत के जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च को जगह मिला है, टॉप 50 संस्थानों में जिन्होंने मटेरियल साइंस में अपना योगदान दिया है। नेक्स्ट आइए, अगला करंट अफेयर क्या है भाई? देखा जाए, हाल ही में भारत सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग, आपको मैंने बताया था, मैं हमेशा कहता हूं कि पिछला सीरीज आप देख लीजिए। अभी कुछ दिन पहले जो मैंने सीरीज चलाया करंट अफेयर का, ये सारा सीरीज आप जाके देखेंगे, एक एक पुराने सीरीज को सभी लोग जाके देखेंगे। ध्यान रखिए, पूरा नोट्स आप जाके दोबारा पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने बताया था कि भारत सरकार ने 2021 में होम्योपैथी के लेकर एक कानून बनाया। होम्योपैथिक कानून में होम्योपैथ जो मेडिसिन फील्ड का एक सेक्टर है, होम्योपैथ
कानून में बदलाव करके सरकार ने हाल ही में होम्योपैथिक काउंसिल बनाया है और होम्योपैथिक कमीशन बनाया है। होम्योपैथिक कमीशन एंड होम्योपैथिक काउंसिल दोनों बनाया है। तो भैया हाल ही में सरकार द्वारा गठित किया गया है राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग, नेशनल होम्योपैथी कमीशन और नेशनल होम्योपैथिक काउंसिल भी बनाई गई है। आपसे प्रश्न आ सकता है कि इस बार जो होम्योपैथी कानून बना उसके तहत क्या किया गया, तो बोलेंगे होम्योपैथी के लिए एक अलग आयोग बनाया गया और उसके लिए एक अलग परिषद बनाई गई। तो अभी जो राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग बना है उसके पहले चेयरमैन बनाए गए हैं डॉक्टर अनिल खुराना। नोट कर लीजिए, डॉक्टर अनिल खुराना को जो अभी नया होम्योपैथी आयोग बना, किसके तहत? जो होम्योपैथी कानून सरकार ने लाया उस कानून के तहत जो होम्योपैथी आयोग बना उसके पहले अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर अनिल कुमार खुराना। नेक्स्ट करंट की ओर चलते हैं हम लोग। सेशन को शेयर कर दो भाई, सेशन को लाइक कर दो। सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो और कम से कम 10-20 लोगों को शेयर कर दो ताकि अधिक से अधिक लोगों तक बात पहुंचे। अगस्त 2021 में स्मार्ट हेल्थ कार्ड योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया उड़ीसा। उड़ीसा इस समय काफी इनोवेटिव काम कर रहा है। आपने सुना होगा 2 दिन पहले के करंट में मैंने बताया था कि उड़ीसा पहली बार अपने यहाँ एक फुटबॉल क्लब बनाया है स्कूली छात्रों के लिए। 2-3 दिन पहले वाली जो सीरीज जाके देख लेना। मुझे लगता है आप लोग सीरीज देखते नहीं है क्योंकि जब मैं पुराना क्वेश्चन आपसे करता हूं तो आप लोग कमेंट में आंसर नहीं देते। उड़ीसा राज्य ने ही फीफा, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन की तरफ से अपने स्कूली बच्चों के लिए पूरे भारत में पहली बार उड़ीसा राज्य बना। पहला राज्य पूरे दुनिया का, भारत का ही नहीं पूरे दुनिया का पहला राज्य बन गया उड़ीसा, जिसने अपने स्कूली बच्चों के लिए फीफा का एक क्लब बनाया है फुटबॉल प्रशिक्षण के लिए। फुटबॉल में लोगों को आगे बढ़ाने के लिए एक अलग से क्लब गठित किया है। और आप जानते हैं कि इस बार के ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय हॉकी टीम ने जो कमाल किया है, आपने सुना होगा कि जो पुरुष हॉकी टीम है उसने ब्रॉन्ज मेडल जीता है ओलंपिक में और जो महिला हॉकी टीम है वो ब्रॉन्ज मेडल जीतते जीतते रह गई। भले ही वो ओलंपिक में कोई मेडल नहीं ले पाई लेकिन महिला हॉकी टीम ने दिल जीत लिया। भारत के लिए दोनों टीम, महिला हॉकी टीम और पुरुष हॉकी टीम ने जो कार्य किया वो काबिले तारीफ है। और ये सब काबिले तारीफ के जो हकदार हैं वो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। दुनिया को लगा हुआ है अपने राजनीति करने में, हर स्टेट लगा है सत्ता हासिल करने में। अकेला नवीन बाबू हैं जिन्होंने एक्स्ट्रा कार्य किया है इस देश के लिए। पूरे हॉकी को ट्रेंड करने का जो काम किया 4 साल 5 साल में इधर जो हुआ है रियो ओलंपिक के बाद, वो सब नवीन पटनायक ने किया और उन्हीं के दम पर आज हॉकी टीम इतना बेहतर परफॉर्म कर पाई। अब स्कूली बच्चों के लिए खेल में, फुटबॉल में प्रशिक्षण देने वाला पहला राज्य कौन है, दुनिया का पहला राज्य कौन है, तो है नवीन बाबू का उड़ीसा। और नवीन बाबू ने जारी किया है क्या, स्मार्ट हेल्थ कार्ड योजना। ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया, उड़ीसा। सामने नवीन पटनायक का चित्र दिया है और सामने एक कार्ड का भी चित्र दिया है, देख लो भाई। देखो सारी पुरानी बातें, मेरी कोशिश होती है कि मैं पूरा जो पुरानी बातें अगर सामने आता है तो पूरा रिवीजन करवा देता हूं, लेकिन ये मेरी जिम्मेवारी नहीं है, ये आपकी भी जिम्मेवारी है कि टेलीग्राम चैनल से जो भेजा गया है आपको पीडीएफ, उसका प्रिंट निकलवा के बार बार रिवीजन करना। क्योंकि करत करत अभ्यास की जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। भाई दिमाग पर निशान, ज्ञान का निशान तब पड़ेगा जब पढ़ोगे, क्योंकि बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता। स्वर्ग पाने के लिए मरना पड़ता है। अगर आपके रास्ते में कोई तकलीफ आ रहा है इसका मतलब आप सही रास्ते पे जा रहे हो, क्योंकि विवेकानंद ने कहा था याद रखो बस, जितना बड़ा लक्ष्य उतनी ही बड़ी तकलीफ। अगर रास्ते में चलते हुए तकलीफ नहीं हो रहा है इसका मतलब कि आप सही रास्ते पे नहीं जा रहे हो। तकलीफ हो रहा है इसका मतलब शुभ है, आप रास्ते पे हो। चलो भाई, हरियाणा सरकार ने हिसार हवाई अड्डे का नाम बदल के महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा कर दिया है। महाराजा अग्रसेन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, अंतरराष्ट्रीय हिसार हवाई अड्डे का नाम बदल के क्या कर दिया गया, हरियाणा का एक शहर है हिसार। इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी था। अगर इंडस वैली सिंधु घाटी की सभ्यता आप पढ़ते हैं तो हिसार वहां भी था। तो हरियाणा के जो हिसार हवाई अड्डा था उसका नाम बदल के महाराजा अग्रसेन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है। अगला करंट जो है अभिनेत्री विद्या बालन से जुड़ा हुआ। अभिनेत्री विद्या बालन का मैंने पिक दे दिया है, आप देख सकते हैं, इनको पहचानते भी होंगे आप लोग। हाल ही में भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के अपने फायरिंग रेंज का नाम, जम्मू कश्मीर के अपने फायरिंग रेंज का नाम अभिनेत्री विद्या बालन के नाम पर रखने का फैसला किया है। भारतीय सेना ने, इंडियन आर्मी ने एक फायरिंग रेंज का नाम अभिनेत्री विद्या बालन के नाम पर किया है,
क्योंकि इन्होंने जो हाल में कुछ देशभक्ति और देश के सामाजिक सरोकार से जुड़ा हुआ जो इन्होंने मूवी बनाया है, उससे भारतीय सेना इनको सम्मान देते हुए अपने फायरिंग रेंज का नाम विद्या बालन के नाम पर रखने का फैसला किया है। तो कैसा लगा करंट का सेशन? आज हम लोग यहीं तक करेंगे। कैसा लगा सेशन? जल्दी से कमेंट करके सब बताओ, कमेंट करके बताओ आज का सेशन कैसा लगा। सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कर दो, लाइक कर दो और कमेंट भी कर दो। और सेशन को जाते जाते 1 बच्चे 10 बच्चे को शेयर करेंगे, हर एक ग्रुप में, हर एक चैनल पर इस सेशन को शेयर कर दो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो ताकि हमारा सारा नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। चलिए बच्चों, तो शुभकामनाएं आपको, शुभ रात्रि आपको। मिलते हैं कल इसी समय में 5:30 बजे और करंट को लेकर। तब तक के लिए शुभकामना। मेरी कोशिश है कि आप ट्रिपल स्टार लेकर आए बहुत जल्दी हमारे सामने, ताकि हमारा जो मेहनत है, ये जो पसीना है, ये पसीना मुझे लगे कि कुछ काम आया है। चलिए, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।